मैथमेटिकली मैंने कहा कि यार अगर फोर्स बैलेंस है तो एक्सेलेरेशन 0 होगा। ये क्या है? फर्स्ट लॉ, यानी आगे पीछे इक्वल या ऊपर नीचे इक्वल, तो वहां क्या लगेगा? फर्स्ट लॉ। इसको मैं जल्दी ऐसे देखता हूं कि अगर किसी बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्सेस लगे हैं तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स, यानी सारे एक्स वाले जो लेफ्ट में है वो किसके बराबर होना चाहिए? राइट वाले एक्स फोर्सेस के, या सिग्मा ऑफ एफ वाई अप, सिग्मा ऑफ एफ वाई डाउन, यानी आगे वाले पीछे वाले के बराबर है या ऊपर वाले, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा? 0। यानी हम बात किसकी कर रहे हैं? न्यूटन के फर्स्ट लॉ की। और अगर आगे पीछे में से आगे वाला ज्यादा है तो एक्सेलेरेशन आगे आएगा, ऊपर नीचे में से ऊपर वाला ज्यादा है तो एक्सेलेरेशन नीचे वाला ज्यादा है, तो उन हर केस में हमें क्या लगाना है? न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो ज्यादा वाला माइनस कम वाला इक्वल टू क्या? m इंटू ए। तो हम लोगों ने यार पिछली क्लास में इस पे ठीक ठाक प्रैक्टिस करी थी। हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे और बॉडी को रेस्ट पे दिखा के फोर्स बैलेंस करा रहे थे। इस सेक्शन पे अभी हमें प्रैक्टिस और करना है, तो इस पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए जरा, ये तो फर्स्ट लॉ वाली बात है। मैंने कहा यार इस 10 kg के ब्लॉक में 100 आगे है, t पीछे है, और इसमें एक एक्सेलेरेशन दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। मुझे बताओ अगर इसके अंदर एक्सेलेरेशन है तो 100 ज्यादा होगा या t ज्यादा होगा? 100 ज्यादा होगा। t हमें भले नजर नहीं आ रहा है लेकिन इतना गारंटीड है क्योंकि एक्सेलेरेशन आगे है, तो कौन ज्यादा होगा? 100। तो यहाँ न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाना है या सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ। क्या है सेकेंड लॉ? हम लोग FBD बनाएंगे, एक ज्यादा वाला है एक कम वाला है, ये कॉज डायग्राम हो गया, और फिर इफेक्ट में क्या लिखेंगे? इफेक्ट में राइट में एक्सेलेरेशन, बल्कि वो दिया ही है, कितना है? 5। तो अब न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? एफ नेट बराबर ma। तो किससे किसको घटाएं? 100 माइनस टी इक्वल टू क्या? 10 इंटू ए, और ए कितना? 5। तो क्या टी निकल आएगा? कितना आएगा यार? टी उस तरफ पहुंचाओ तो कितना आ गया यार? 50 न्यूटन। देखो यार आंसर भी इस बात को सपोर्ट कर रहा है, हमारा जो एजम्पशन था। बात क्लियर है? तो अगर मैंने यार इसके लिए डिस्कशन कर लिया है, जरा इसका डिस्कशन करके बताओ। एक लिफ्ट में ब्लॉक रखा है और लिफ्ट ऊपर एक्सलेट कर रही है, तो क्या ब्लॉक भी एक्सलेट कर रहा होगा? इसका FBD बना के n निकालना है। यहां मैं कह रहा हूं कि एक हाँ कंसीडर करेंगे। अगर हवा में एक बॉडी है और इसमें मैंने कुछ एजेंट ने 150 न्यूटन लगाया है और ये फ्रीली अंडर ग्रेविटी है, फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो यार एजेंट के अलावा और कौन लग रहा होगा? ग्रेविटी लग रही होगी। तो इसका एक्सेलेरेशन बताना है। यहां यार 100 आगे है, 8 का एक्सेलेरेशन, और पीछे क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बताना है। तीनों क्वेश्चन करके दिखाएं। मैंने एक बता दिया है, सेकेंड लॉ की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। नहीं प्रैक्टिस मतलब ऑन पेपर, हाँ बिल्कुल लिख के। हाँ पूरा लिखो यार। क्या इस 10 kg की बॉडी में कौन कौन से फोर्सेस हैं? नॉर्मल ऊपर है,
tan g नीचे है, ये कॉस डायग्राम, और इफेक्ट में a इक्वल टू कितना है 5, तो n कितना आ गया, कितने लोग आ गया है, करें जरा स्पीड में करें। हाँ सही है। तो m से m ऐसे कैसे कट जाएगा यार, अगर इधर भी m होता तब कटता, तीनों जगह पे m होता तो पूरी इक्वेशन में m से डिवाइड कर सकते थे, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं यार। तो यार न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे, n माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, यही तो सेकंड लॉ है यार, n माइनस एम जी एफ नेट बराबर एम ए ऊपर है तो इसका मतलब n ज्यादा है, तो n माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू ए दैट इज 5, ये 100 उस तरफ जाएगा, तो n का आंसर कितना आ गया 150 न्यूटन। कितने लोगों का हो गया यार। तीसरा क्वेश्चन जरा करके दिखाएं, इसकी एफबीडी कितना आया, फ्रीली अंडर ग्रेविटी नहीं, अंडर ग्रेविटी है और एजेंट भी लगा है, इस बात को समझे जरा। हाँ हाँ बात हुई थी, बुला दो। बहुत पहले बात हुई थी, तो कहाँ रहे तुम। अच्छा अच्छा, कितना आ गया। हाँ भाई एजेंट भी लगा है, ग्रेविटी भी है, बैठ जाए। तो बता यार 15 kg की बॉडी है, कौन कौन फोर्स लगा सकता है। एक तो मैंने एजेंट दिखाया है, कितना लगा रहा है 150 न्यूटन, और इसके अलावा ग्रेविटी का फोर्स लगेगा कितना, ग्रेविटी का फोर्स mg होता है, मतलब कितना 15g, तो mg और 150 दो लोग हो गए ना। तो अब यार पीछे कोई फोर्स है नहीं, ये हमारा कॉस डायग्राम हो गया, और इफेक्ट क्या है, इफेक्ट में ए का एक्सेलेरेशन नीचे ही आएगा। अब यार सारे फोर्स नीचे हैं तो एक्सेलेरेशन भी नीचे आएगा। न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं, सेकंड लॉ क्या है, एफ नेट इक्वल टू एम ए, तो यार 150 ये नीचे, जी की वैल्यू आमतौर पे हम 10 लेते हैं, तो ये भी कितना हो गया 150, ये भी नीचे, पीछे कोई फोर्स नहीं, इज इक्वल टू क्या m इंटू ए, तो ये आ गया 300 इक्वल टू 15a, तो ए इक्वल टू कितना आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने लोग आ गया है, क्या बात समझ में आ रही है। न्यूटन का सेकंड लॉ सुना है पहले कभी, जब भी यार एक बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्सेस लगे होते हैं, इधर देखिए जरा 100 और t, और एक्सेलेरेशन राइट है, तो 100 ज्यादा होगा या t ज्यादा होगा भाई, t क्योंकि एक्सेलेरेशन आगे है, तो बस एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाना होता है, ज्यादा वाला माइनस कम वाला इक्वल टू एम ए। यहाँ पे नॉर्मल ऊपर था, ग्रेविटी का 10g नीचे था, और क्योंकि इफेक्ट ऊपर है तो बताओ n ज्यादा होगा कि mg ज्यादा होगा, n ज्यादा, तो ज्यादा वाला माइनस कम वाला इक्वल टू एम ए, फिर से वही लगाया n आ गया। क्या यहाँ लगा पाएंगे सेम पैटर्न, करके दिखाएं, प्रॉपर एफबीडी बना के मुझे आंसर चाहिए, क्योंकि हल्के में करोगे तो बाद में सब फैल जाएगा। यार ऐसे वैसे मत निकालो, मुझे दिखाई दे बस, ऐसे निकालो, हाँ ये ठीक है, इतना चलेगा। क्या यार हाँ ठीक है, ये क्या है m इंटू ए, तो ए को ए लिखो यार, 8 जैसा लिख रहे हो। न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है, फ्रिक्शन लाना है, ठीक, फ्रिक्शन कितना आ गया, तो फ्रिक्शन को मैंने एफ के, कायदे से एफ के लिखना चाहिए, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है जब भी बॉडी चलती है। तो 100 आगे है, एफ के पीछे एक्सेलेरेशन आगे है, तो कौन ज्यादा होगा 100 या एफ के, 100 ज्यादा होगा, तो इस क्वेश्चन बनेगी 100 माइनस एफ के इक्वल टू एम इंटू ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। जब भी यार फोर्स बराबर होते हैं तो एक्सेलेरेशन 0 होता है, वो फर्स्ट लॉ है, और फोर्स अनबैलेंस्ड होते हैं जब,
तो एक्सेलेरेशन आता है, वो न्यूटन का सेकंड लॉ है। मैंने सिंपल अभी मैं दिखाऊंगा। एफ के हमें लाना है और ए कितना है 8, तो यार एफ के सॉल्व करके ला देते हैं। कितना आया? हाँ, एफ के उधर जाएगा, 80 इधर आएगा, तो एफ के कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो यार हर क्वेश्चन में हमने एक ही काम किया है, बस सिचुएशन अलग अलग है। क्या जस्टिफाइड है? तो अभी थोड़ा सा हम लोग, क्या हो गया था? एक तो तुम लोग बायो ज्यादा पढ़ते रहते, इसी चक्कर में फिजिक्स फैल जाती है, और फैलाती फिजिक्स ही है। बायो तो अल्टीमेटली संभल ही जाती है देर सवेर। ये सारे क्वेश्चन क्लियर हैं? तो एक बार जनता की मांग पे फिर से, मैंने पिछली क्लास में फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ को थ्योरेटिकली समझाया था पहले, फिर मैथमेटिकली समझाया था। अगर किसी बॉडी पे लगने वाले आगे फोर्स पीछे फोर्स इक्वल होता है, तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0। ये होता है फर्स्ट लॉ। जब भी ऐसी सिचुएशन आएंगी तो कभी एक अननोन हो सकता है, और अब तुम्हें दिख जाए एक्सेलरेशन 0 है, तुम कहोगे अननोन फोर्स 50 के बराबर होगा। या फोर्स दिख जाए बराबर है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? लॉजिक क्या है? सिग्मा ऑफ एफ एक्स राइट, यानी जितने फोर्स राइट लगे हैं एक्स में, उतना फोर्स लेफ्ट होना चाहिए। सिग्मा ऑफ एफ वाई अप, यानी जितना फोर्स ऊपर लगा है उतना ही फोर्स कहां लगना चाहिए? डाउन। अगर ऐसा है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, ऐसा है तो एक्स वाला एक्सेलरेशन 0 होगा, ऐसा है तो वाई वाला 0 होगा। लेकिन अगर किसी बॉडी में अनबैलेंस्ड फोर्स है, एक ज्यादा एक कम, तो क्या नेट फोर्स 0 होगा क्या? नहीं। तो नेट कैसे निकालते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ज्यादा वाला माइनस कम वाला इक्वल टू क्या? एम ए, न्यूटन का सेकंड लॉ। क्या बात क्लियर है? यार पूरी अब आज की पूरी कहानी में मैं यही दोनों चीजों यूज करने वाला हूं, हर क्वेश्चन में यही यूज होने वाला है। बस थोड़ी बेसिक बातें पता होगी, नीचे एमजी लगता है, ये सब बातें पता है, मान लिया जाए। ठीक, तो इसको यार देखो, लॉस के टर्म में बात करें तो यार तीनों लॉ यहीं खत्म हो जाते हैं, बट एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स में बहुत सारा एप्लीकेशन लॉज ऑफ मोशन का होता है। ओके, एक 20 किलोग्राम का पर्सन है या मंकी है, क्योंकि 20 किलोग्राम के बच्चे को कोई टंगने नहीं देता, तो मंकी मांग लेते हैं, है ना। 20 किलोग्राम के बच्चे छोटे होते हैं तो कोई कैसे टंगने देगा। अगर बता यार, अगर ये रुका रहे, पहले तो बता यार, अगर ये रुका रहे, ऐसे कोई हैंग करा दे, तो वो किस फोर्स के जरिए रुकेगा? जबकि उस पे नीचे की तरफ हमेशा एक फोर्स लगता है, क्या? mg नीचे लग रहा है, तो उसको रोकेगा कौन? ऑब्वियसली यार उसके हाथ में धागे के जरिए क्या लगेगा? फ्रिक्शन। इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूं। ये धागे की रोप है और ये बंदर की उंगलियां हैं, ठीक है यार। एक दिख नहीं रही है चारों पांचों, पांच होती है कि चार? ठीक है। तो होता क्या है कि हर उंगली के जरिए बंदर को फ्रिक्शन कहां मिलता है? ऊपर, तभी तो रुका है। और धागे को फ्रिक्शन कहां मिलेगा? नीचे, एक्शन रिएक्शन। तो उस धागे के नीचे फोर्स मिलने की वजह से, धागे को नीचे फोर्स मिलने की वजह से यहां क्या क्रिएट हो जाता है? टेंशन। सीधी सी बात है, नीचे और ऊपर वाले धागे में कौन सा धागा टेंशन में होगा? नीचे वाला या ऊपर वाला? ऊपर वाला टेंशन में होगा, और वो टेंशन लाने की बजाय इसके हाथ पे लगने वाला फ्रिक्शन। क्या मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूं, जितना हाथ को फ्रिक्शन मिला होगा उतना इसको नीचे फोर्स मिला होगा और उतना ही टेंशन आया होगा। तो हम क्या करते हैं कि बीच की बात भूल जाते हैं, इंटरमीडिएट बात भूल जाते हैं। हाथ में यार ये अंदर अंदर क्या लगा वो भूल जाते हैं, और ऐसे कहते हैं कि धागा जब भी टेंशन में आता है तो अवे फ्रॉम द बॉडी फोर्स लगाता है कि नहीं? तो बता यार, इस बंदर पे धागा ऊपर टी का फोर्स लगाएगा, ऑब्वियसली ये फोर्स उसी ने जनरेट कराया है फ्रिक्शन के जरिए। लेकिन हम बीच की बात भूल के सीधे कह सकते हैं ये टेंशन कितना आएगा? कितना आएगा बता यार? अगर ये 20 किलोग्राम का मंकी है तो इस पे अगर ये पकड़ के रुका है मतलब एक्सेलरेशन 0 है। इस बार इफेक्ट पहले नजर आ रहा है। कौन कौन से फोर्सेस हैं यार? नीचे ग्रेविटी का क्या होगा? 20g, ऊपर क्या? टेंशन। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ऊपर नीचे बराबर होगा, यानी t बराबर कितना आएगा? 20g। क्या इतनी बात क्लियर है? जब तक रुका है तब तक t आ गया,
अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये एक्सेलेरेट करने लगे ऊपर की तरफ या ये नीचे की तरफ एक्सेलेरेट करने लगे तो टी क्या आएगा, ये मैं जानना चाह रहा हूं। ये वाला टी और ये वाला टी, क्या बता पाओगे? तुरंत कोशिश शुरू करो, क्योंकि यार जितना मुझे बताना था बता दिया। अभी प्रैक्टिस के जरिए ही तुम सीखोगे कि कब किस सिचुएशन में क्या करना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फिर सोचो कि फर्स्ट लॉ लगाना है या सेकंड लॉ लगाना है, और टी का आंसर दोनों सिचुएशन में लाना है। पिछले वाले में मैंने बता दिया है, रुका है जब तक रेस्ट पे है बंदर, तो केवल क्या करना होता है, टी ऊपर और टी ऊपर, mg नीचे, 20g नीचे, और एक्सेलेरेशन क्योंकि 0 है तो t बराबर क्या आएगा, 20g। ये हमने क्या लगाया है, फर्स्ट वाला। तो अभी एक्सेलेरेटिंग अप और एक्सेलेरेटिंग डाउन में t निकाल के दिखाना है। 20 किलोग्राम का बंदर है, टी लाना है। कितने लोग आ गए यार दोनों? कोशिश नहीं करोगे तो बस यार मैं ही सीख पाऊंगा, और मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सीखना है तो कोशिश करना पड़ेगा यार। बंदर पे 20 किलोग्राम का बंदर है तो 20 इंटू 9.8 का फोर्स लगता है, mg का फोर्स लगता है। जी की वैल्यू भी तो रखना होती है, वो लगभग हम 10 मान लेते हैं। मैंने पिछली क्लास में बात करी थी कि भैया जी लगा के पढ़ाई करो, और तुम लोग जी लगा के पढ़ाई नहीं कर रहे हो भाई। ये -200 उस तरफ जाएगा बे यार, ये कौन सिखाएगा, कब सीखोगे, कहाँ हो? पहला हो गया, कहाँ है भाई? इतना तो दिखाओ साफ साफ कि मुझे दिखाई दे। तुम एम ए पहले लिखते हो, एफ नेट बाद में लिखते हो यार। अपने अपने नियम मत बनाओ यार, बाद में जाके परेशान करोगे मेरे को। तो यार इस बंदर की एफबीडी किसकी होती है, ऑब्जेक्ट की। इस बंदर की एफबीडी में नीचे लग रहा है ग्रेविटी का 20g, ऊपर टी लग रहा है, और क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक्सेलेरेशन ऊपर है, तो बता यार टी ज्यादा होगा या mg ज्यादा होगा? टी ज्यादा होगा। इक्वेशन बनेगी टी माइनस mg इक्वल टू क्या, m इंटू ए, और ए कितना है 2। ये 220g उधर जाएगा और प्लस 20 इंटू 2 इधर आएगा। तो यार g की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 10। तो ये 200 हो गया प्लस 40 हो गया, कितना आ गया, 240 न्यूटन। कितने लोगों ने अपने मन से कर लिया यार? कहाँ गड़बड़ हुआ है भैया? अपने मन से करना पड़ेगा। अगले वाले में सिली मिस्टेक कितने लोगों ने कर ली है? आगे आंसर कितना आया है? ठीक। तो फिर से यार वही कहानी, टी ऊपर 20g नीचे, क्योंकि एक्सेलेरेशन नीचे है तो हम कह सकते हैं यार 20g ज्यादा होगा या टी ज्यादा होगा? कौन ज्यादा होगा? 20g। तो इक्वेशन बनेगी 20g माइनस टी इक्वल टू 20 इंटू ए, और ए कितना दिया है, ये 200 आएगा, वो इधर आएगा। तो यार टी उधर भेज दो और ये 40 इधर भेज दो, तो 200 माइनस 40 कितना आ गया यार, 160 न्यूटन। हाँ ठीक। क्या ये बातें क्लियर है यार? कोई दिक्कत है इसमें? यार मैं क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहा हूं, जरा इस बात को समझें। इस फॉर्मूले में मैंने एक्सेलेरेशन कितना दिया था, 2। क्या जैसे जैसे एक्सेलेरेशन 2 की जगह 3 4 होता जाएगा तो वैसे वैसे टेंशन बढ़ता जाएगा? कल को कोई कहता है यार कि इस धागे की टेंशन की एक लिमिट है 100 न्यूटन, इससे ज्यादा टेंशन ये झेल ही नहीं सकता। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बनाया जाएगा कि टेंशन की लिमिट होगी, तो वहां एक्सेलेरेशन की लिमिट पे बात करेगा कि अगर टेंशन ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो एक्सेलेरेशन भी एक लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में कर दूं कि अगर इफ टी मैक्स 100 है तो बताओ ए मैक्स कितना होगा? मैं क्वेश्चन यहीं पे मिटा देता हूं। अगर टी मैक्स दिया है तो ए मैक्स कितना होगा? बता सकते हैं यार?
हाँ भाई, इस क्वेश्चन में मैंने कहा कि टेंशन की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 100 न्यूटन। तो ए मैक्स बताओ, और इसमें मैंने कहा टी मैक्स इक्वल टू 100 न्यूटन है, तो ए मिन बताओ। ठीक है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक में मैंने ए मैक्स पूछा है, एक में ए मिन पूछा है। तो तुम्हें मैंने ये दिखाया है कि इसमें जो इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या, एम इंटू ए। क्या बता यार, ए जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमें पता है टी का आंसर बढ़ेगा, तो जब टी सबसे ज्यादा होगा तब ए भी, इसीलिए इसमें ए मैक्स पूछा गया है। क्या मैं कह सकता हूं जब टी सबसे ज्यादा होगा तो ए भी सबसे ज्यादा होगा, तो जो हमें पता है वो रख देते हैं। कितना पता है, जस्ट अ मिनट, 100 में तो रंग ही नहीं पाएगा यार, इसको मैं 400 कर देता हूं, वरना क्वेश्चन का मीनिंग नहीं रह जाएगा। 400 है, तो बताओ ए मैक्स कितना हो सकता है, ए मैक्स कितना हो सकता है, ये आ रहा है 10 मीटर ऊपर की तरफ। यार 100 में वो ऊपर जा ही नहीं सकता यार, वो टूट जाएगा पहले ही। मैं कह रहा हूं अगर टेंशन की लिमिट 400 न्यूटन है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन तक ऊपर जा सकता है। इससे ज्यादा होगा तो सोच के देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले में ए मैक्स का आंसर 11 डाल दूं तो टी का आंसर कुछ 440 आ जाएगा, 440 या 420 आ जाएगा। जबकि टेंशन ज्यादा ज्यादा कितना झेल पा रहा है, 400, तो इसका मतलब उस केस में धागा टूट जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं, यानी धागे की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा वो टेंशन नहीं झेल सकता, तो इसके ऊपर चढ़ने के एक्सेलेरेशन की भी एक लिमिट होगी, उससे तेज एक्सेलेरेट करने की कोशिश करेगा तो धागे का टेंशन जवाब दे जाएगा। अब है ये थोड़ा पतला धागा है, इसकी टेंशन लिमिट क्या है, 100 न्यूटन। मुझे बता, 20 किलोग्राम का बंदर 100 न्यूटन को पकड़ के रुक सकता है? अगर ये रुकना चाहता है तो रुक सकता है, अगर ये रुकना चाहे तो भी टेंशन कितना क्रिएट हो जाएगा, 100 का। नहीं भाई, 20 किलोग्राम का बंदर है, अगर ये रुका रहना चाहे तो टेंशन कितना क्रिएट हो जाएगा, 200, 20 जी मतलब 200। तो क्या ये बंदर रस्सी पकड़ के लटक सकता है, नहीं लटक सकता, टेंशन आ जाएगा 200, धागा टूट जाएगा, फिर इसके घर वालों को टेंशन हो जाएगा। क्यों, अरे गिर जाएगा भाई, बंदर गिरते उनको भी चोट लगती है, तुम क्या सोचते हो बंदर को नहीं लगती। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है कि यार इस बार ए मिनिमम क्या होगा, इसका मतलब क्या है। सोचो तुम्हारे पास, तुम 5वें फ्लोर पे रहते हो और तुम्हारे पास कपड़े सुखाने वाली रस्सी है, ठीक है, और अचानक से तुम्हें पता चला यार बिल्डिंग में आग लग गई, अब एक ही रास्ता है, या तो कूदो या तो रस्सी का सहारा लेके नीचे उतरो, तो क्या करोगे यार, कूदोगे या रस्सी का सहारा लोगे। रस्सी की टेंशन लिमिट तुम्हारे वेट से कम है, तब मान लिया रस्सी की टेंशन लिमिट, तुम्हारा वेट मान लिया 20 किलोग्राम है और टेंशन लिमिट 100 न्यूटन है, तो तुम मान लिया रस्सी का सहारा लेके लटके तो धागे में टेंशन तुरंत क्रिएट होगा कितना, 200, और धागा क्या हो जाएगा, तो इससे अच्छा सीधे ही कूद जाते। तो क्या करोगे यार ऐसी सिचुएशन में, अच्छा डबल कर दोगे तब रस्सी छोटी हो जाएगी। कुल मिला के है 5, हाँ कुछ तो बचाव हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ये भी अच्छा आइडिया, ये मैंने सोचा ही नहीं कि रस्सी को डबल करके फिर गिर जाओ। उसका एक और तरीका भी है, उसमें ज्यादा एक्सेलेरेशन आ सकता है। उसका एक तरीका है कि तुम रस्सी को टाइटली ना पकड़ो। कैसे पकड़ो, हल्का पकड़ो। हल्का पकड़ने से फायदा क्या है कि अगर तुम बिना रस्सी गिरते तो 10 के एक्सेलेरेशन से गिरते, 9.8 10 से, लेकिन रस्सी का हल्का सहारा लोगे तो 10 के बजाय कुछ 6 7 या 5 से गिरोगे। तो जब एक्सेलेरेशन नीचे गिरने का कम होगा तो हो सकता है हड्डी पैर की टूट जाए, बस इतने से काम चल जाए। और अगर सीधे कूदोगे तो क्या हो, जान भी जा सकती है। क्या समझ पा रहे हैं, हम एक्सेलेरेशन को कम करने का कोशिश करेंगे।
नहीं, लेकिन अगर तुमने जरूरत से ज्यादा कम करने का चालाकी करी, तुमने सोचा एक्सेलरेशन तो रस्सी, तो यहां क्वेश्चन बनता है कि ठीक है हम बहुत कम नहीं करेंगे लेकिन कम करेंगे, तो कम से कम कितना? नहीं, उससे कम करना खतरे वाला है भाई, है ना, एक लिमिट से कम। अब तुम कहो नहीं सर हम 0 कर दें तो बहुत कम हो गया यार, 0 मतलब तुम रुक गए, तब तो टूट ही जाएगी। तो तुम्हें यार ऐसा एक्सेलरेशन चुनना है जो कम भी हो और रस्सी टूटने से जस्ट रह जाए, दैट इज कॉल्ड ए मिनिमम। बता पाएंगे ए मिनिमम कितना आ रहा है? क्या आ रहा है यार? अब फिर से वही इक्वेशन है, टी ऊपर mg नीचे और एक्सेलरेशन ऑब्वियसली नीचे आना है, तो इक्वेशन क्या बनने वाली है? mg माइनस टी इक्वल टू क्या? ma, न्यूटन का सेकेंड लॉ, एफ नेट इक्वल टू ma, है ना। अब जरा यहां देखें, क्या जैसे जैसे टी की लिमिट फिक्स है यार 100, मुझे बताओ अगर मैं a को, यहां से हमें समझ में आ रहा है, जरा पहले तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ाता हूं, मैं 20a इधर पहुंचाता हूं, t इधर पहुंचाता हूं, मतलब a को अगर मैं कम और कम करना चाहूंगा तो t, या देखो घटने वाली चीज को अगर मैं कम करना चाहूंगा तो t बढ़ेगा, या देखो अगर मैं a को कम करना चाहूंगा तो t बढ़ेगा। पिछली बार अलग था यार, पिछली बार a बढ़ाऊंगा तो t बढ़ रहा था, इस बार a बढ़ाऊंगा तो t घटेगा, और a कम करूंगा तो t, तो इस बार लिमिट a की कम से कम वैल्यू पे है, क्यों? क्योंकि t की लिमिट मैक्सिमम वैल्यू पे है, तो a की लिमिट मिनिमम वैल्यू पे होगी। ये मिनिमम क्यों है मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो तुम्हें क्योंकि यार t का आंसर पता है तो कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, तुम सीधे यहां रख दो, 200 माइनस टी 100 है तो a कितना आ जाएगा, और ये a मिनिमम ही आएगा, तुम्हें सोचने की ज्यादा जरूरत है नहीं, जब मिनिमम पूछा है तो मिनिमम ही आएगा। कितना? 100 इक्वल टू 20a, तो a कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम सोच के देखो यार 5 से कूद रहे हो, पहले 10 से गिरते, रस्सी का सहारा लिया तो तुम कितने से कूद रहे हो? 5 से, तो उतनी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी जितनी 10 के केस में बढ़ती नहीं। अब तुम 6 करो तो सुरक्षित हो, लेकिन स्पीड बढ़ जाएगी। 4 करो तो, अरे 4 करो तो रस्सी टूट जाएगी, फिर 10 ही से गिरोगे, तो ज्यादा लालच करना सेफ नहीं है। यही मैं समझाने की इतनी देर से कोशिश कर रहा हूं, एक्सेलरेशन बढ़ना मतलब फोर्स बढ़ना नहीं है, एक्सेलरेशन बढ़ना मतलब टेंशन कम करना है, क्योंकि नीचे गिर रहे हो, यही मैं समझा रहा हूं। एक्सेलरेशन बढ़ाने से यहां खतरा खत्म होगा, क्या समझ रहे हो यार? एक्सेलरेशन बढ़ाने से यहां खतरा बढ़ नहीं रहा, ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन बढ़ाने से टेंशन बढ़ता है, नीचे गिरते समय एक्सेलरेशन बढ़ाने से टेंशन कम होता है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर, ताकि ये भाव दिमाग में आ जाए। मैथ्स तो बहुत आसान है, लेकिन भाव भी तो दिमाग में आए कि मिनिमम ही क्यों लिखा है। क्या ये बात समझ में आ रही है यार? यहां a का कम करना खतरे वाला है, यहां पर a का ज्यादा करना खतरे वाला था। बात समझ में आ रही है? तो यार मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, अच्छा ये वही वाले केस है, वो सब सिंगल बॉडी वाले क्वेश्चंस कराए हैं, है ना। यानी एक एक बॉडी पे मैंने न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाया है और सेकेंड लॉ लगाया है, और अब हम डिस्कशन करने वाले हैं एक से ज्यादा बॉडी अगर कनेक्शन में है तब लॉ कैसे लगाना है, और ऑब्वियसली तब अननोन एक से ज्यादा होने वाले हैं, है ना। इक्वेशंस ज्यादा होंगी तो अननोन भी। अभी तक केवल टी और ए में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता था, टी बताओ या ए बताओ, और अब अननोन ज्यादा होने वाले हैं। तो यार इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं पहले इस तरह की बॉडी से। चलो यार यहाँ 2 बॉडीज हैं, एक 20 किलोग्राम एक 10 किलोग्राम, ठीक है। टाइटल डाल सकते हो कनेक्टेड बॉडीज, मतलब अब जो डिस्कशन अगले आधा घंटा चलने वाला है वो कनेक्टेड बॉडीज का चलने वाला। अभी तक सिंगल बॉडी का चल रहा था, अब क्या चलेगा? कनेक्टेड बॉडीज का। देखो यार इसमें कोई थ्योरी है नहीं इस टॉपिक में, तो हम क्वेश्चन के थ्रू ही ये चीजें कवर कर सकते हैं। तो कनेक्टेड बॉडीज में मैंने अभी यार, चलो ये कनेक्टेड बॉडी इधर है, ये वाली नॉट कनेक्टेड है। चलो मैंने यार इसमें 60 न्यूटन का फोर्स लगाया है। मेरा क्वेश्चन है ऊपर वाले का एक्सेलरेशन क्या, पीछे वाले का एक्सेलरेशन क्या, आगे वाले का कितना, पीछे वाले का कितना। सब बोलना नहीं यार,
मैं आके पूछ रहा हूं यार, तुमको अपनी कॉपी पे लिखना है, ऐसे ही लिख दो बस, तुम आंसर लिख दो तो भी चलेगा, ऐसे कहीं रफ में आंसर लिख दो, फिर मैं पहले तो मैं लोगों के भाव समझना चाहता हूं। अब बीडी रहने दो यार, थोड़ा फीलिंग से बताओ आंसर यार। हाँ ये है, नहीं सर, ये पहले का है, हाँ नीचे कंबाइन ठीक ठीक। पहले का दूसरे का, पहले का दूसरे का, नहीं नहीं, एक एक क्वेश्चन में 2 ब्लॉक है ना। बिल्कुल सही है यार, यही मैं देखना चाह रहा था तुम लोग कितना सोच रहे हो, सोच भी रहे हो कि नहीं। यार इस बॉडी पे 60 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, F बराबर ma, तो F 60 है, मास 10 है, तो ये कितना आएगा 6। इसका एक्सेलेरेशन कितना आएगा, यार इसमें फोर्स ही नहीं लगा तो क्यों चलेगा यार, कोई देख के थोड़ी चलता है। इसका एक्सेलेरेशन क्या आएगा 0। अभी तक इनमें कोई कनेक्शन नहीं था, मैंने कनेक्शन अब किया है। और कल को ऐसे ही पूछ दे तुम लोग, इसी में भूल जाओगे तो फिर फायदा क्या। अब मुझे बताओ, अगर इन दोनों को साथ में बांध दिया है, जब तक नहीं बंधे थे तो जो जिस पे फोर्स था वो चल रहा था, जो रुका रहना चाहता था वो रुका था, और अभी दोनों को बंधन में बांध दिया गया। और जब दो लोग बंधन में बंधते हैं तो किसी एक का फायदा होता है जो रुके रहना चाहता था, और एक का नुकसान होता है जो चलते रहना चाहता है। ये बीच का कुछ आता है, एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं। तो मुझे बता यार, अगर मैं इसमें 60 न्यूटन लगा रहा हूं तो ये तो चलना चाह रहा था, मगर इस पे कोई फोर्स नहीं था तो ये रुका रहना चाहता था। अब इन दोनों के बीच में बंधन आ गया, तो बंधन बंधन का फर्ज निभाता है और दोनों को हमेशा साथ में चलाता है। बंधन क्या करता है, बंधन का फर्ज निभाता है और दोनों को, तो जितने एक्सेलेरेशन से अब ये जाएगा, क्या इसके अंदर भी वही एक्सेलेरेशन आएगा, आएगा यार। इस बार क्योंकि धागे को ना बढ़ता हुआ खिंचता हुआ मान सकते हैं, ना कंप्रेस करता हुआ, तो जितना ये एक्सेलेरेट करेगा उतना एक्सेलेरेट करेगा नहीं। हालांकि वो ये हमें पता नहीं है। धागे में टेंशन आएगा कि नहीं, बिल्कुल यार, धागे तो टेंशन लेता है बंधन में फर्ज निभाने के लिए, दोनों को साथ चलाने के लिए टेंशन कौन ले रहा है, बंधन। तो यार बताओ, ये बंधन जब भी टेंशन में आता है तो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी फोर्स लगाता है। तो 10 किलोग्राम को कहां फोर्स लगाएगा, पीछे, अवे फ्रॉम द बॉडी यानी पीछे। 20 किलोग्राम को कहां लगाएगा, अवे फ्रॉम द बॉडी मतलब आगे। तो देखो यार, इसका फायदा हो गया और इसका, तो ये तो होता है यार, दो लोग परफेक्ट बराबर कहां मिलते हैं, ऐसा होता है लाइफ में भी। तो मुझे बता यार, टी कैसे निकलेगा और ए कैसे निकलेगा। अब दो अननोन है भाई, टी और ए। तो भैया ऐसा है कि एक साथ सोचने के बजाय मैं चाहता हूं अभी थोड़ा देर थोड़ा थोड़ा सोचे जो मैंने सिखाया है। तुम एक एक ब्लॉक की बीडी बनाओ, उसकी इक्वेशन लिखो, अभी ज्यादा ना सोचो, फिर बाद में हम लोग ज्यादा भी सोचेंगे। हम क्या करने वाले हैं, टी और ए दो निकालना है, तो सबसे पहले इसकी बीडी बनाओ, और बीडी में दोनों डायग्राम कॉज और इफेक्ट में ए एक्सेलेरेशन आगे, इसका भी कॉज डायग्राम बनाओ और इफेक्ट में ए आगे। इसके लिए भी न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है, इसके लिए भी सेकंड लॉ लगाना है, फिर सोचेंगे टी और ए कैसे आता है। पूरे स्टेप मुझे चाहिए है कि मैं बताऊं, सारे स्टेप हो गए यार। ये 10 किलोग्राम की एफबीडी है, ये 20 किलोग्राम की एफबीडी है, दोनों के एफबीडी से दो इक्वेशन बनाना है, सॉल्व करके टी और ए निकाल के देना है। कहां किया है, आंसर नहीं चाहिए यार, एफबीडी और इक्वेशन चाहिए वो तुम लोग। फिर बाद में होता क्या है ना, कि जो पैटर्न तुम्हारे बने हैं वही बने रहते हैं, साल के अंत में भी तुम देखोगे कि जो पैटर्न पिछले साल थे वही इस साल बने रहेंगे। पैटर्न तोड़ना है तो मेरे को ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा। कुछ देर बाद रियलाइज करोगे यार कि चीजें पहले से कुछ बेहतर हुई हैं, बदली हैं। एक्सेलेरेशन कंबाइंड से निकाला है क्या, अलग अलग करते तब भी एक्सेलेरेशन आ सकता था, कंबाइंड से भी निकाल सकते हैं। ये क्या है, माइनस प्लस, हाँ
माइनस होगा ना भाई, 60 आगे टी पीछे। मदर 10 किलोग्राम के ब्लॉक पे 60 आगे है, टी पीछे है। अच्छा इतना तो अंदाजा है कि पूरे सिस्टम में अगर बाहर की दुनिया से लगने वाला कोई फोर्स है तो 60 न्यूटन है, तो सिस्टम आगे ही चलेगा। बताओ टी ज्यादा होगा या 60 ज्यादा होगा? 60 ज्यादा होगा या टी ज्यादा होगा? क्योंकि एक्सेलेरेशन आगे है। तो बता इसमें न्यूटन का सेकंड लॉ हम हॉरिजॉन्टल में लगा रहे हैं, क्या बनेगा? 60 माइनस टी इक्वल टू एम ए। ये पहली इक्वेशन बन गई, इसकी बन गई यार। अच्छा इसमें एक डिस्कशन जो मैं कर नहीं रहा हूं, क्या नीचे एम जी लगेगा, जिसको कौन संभालेगा? नॉर्मल एक्शन भी तो लग रहा होगा, क्योंकि ऊपर की लाइन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो हम कहते हैं कि फर्स्ट लॉ लगता है और फोर्स हमेशा बैलेंस होते हैं। तो यानी वर्टिकल में एन किसको बैलेंस कर रहा होगा? एम जी को। तो यार उसकी चर्चा हमने करी नहीं है, ये फर्स्ट लॉ से आया है और ये इक्वेशन सेकेंड लॉ वाली है। दोनों बातें समझते जाएं। मुझे बताओ 20 किलोग्राम के ब्लॉक में कौन कौन से फोर्स हैं? टेंशन आगे है, एक्सेलेरेशन आगे। भाई कॉस डायग्राम में केवल फोर्स दिखाए जाते हैं, ये मैं अभी फोर्स डायग्राम बना रहा हूं और बगल में लिखा है इफेक्ट। इसके अलावा बताओ कौन से फोर्स हैं? नॉर्मल एक्शन N2 बोल दें और नीचे 20G। तो मुझे यार N2 चाहिए नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने यहां लिख दिया है। हॉरिजॉन्टल डिस्कशन फर्स्ट लॉ का होगा या सेकेंड लॉ का? सेकेंड लॉ का। टी ज्यादा कि पीछे वाला ज्यादा? पीछे कोई है? अरे पीछे कोई है ही नहीं, तो इक्वेशन क्या बनेगी? टी माइनस 0 इज इक्वल टू क्या? 20A। अरे एफ नेट बराबर है में। तो क्या बता रहे, दो इक्वेशन बनी है और टी और ए दो अननोन है, क्या इनको सॉल्व किया जा सकता है? दोनों को ऐड कर दो। तो देखो यार 60 इक्वल टू कितना आ गया? 30A। तो ए बराबर कितना आ गया? 2। और किसी एक इक्वेशन में ये ए उठा के रख दो। यार इस इक्वेशन में मैं ए उठा के रख रहा हूं 20 इंटू 2, तो टी कितना आ गया? 40 न्यूटन। ये आंसर है। क्या बात समझ में आ गई है? मैं इन स्टेप के पीछे इसलिए भाग रहा हूं कि जब भी बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ये स्टेप तुम्हारी मदद करेंगे। अभी इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं, बट आदत इसलिए बनाना है ताकि तुम बड़े क्वेश्चन, नए क्वेश्चन को हैंडल कर पाओ। ये आएगा तो ये बहुत आसान है। देखो यार अभी इसको हम आसान तरीके से समझते हैं। बता 20 और 10 30 किलोग्राम का ये सिस्टम है। और रही बात धागे की, तो धागा एक इंटरनल फोर्स है जिसने एक को पीछे तो दूसरे को आगे फोर्स दिया है। तो देखा जाए इस सिस्टम को नेट में धागे ने कुछ नहीं दिया है, एक का नुकसान किया तो एक का। तो इसको बाहर की दुनिया से लगने वाला फोर्स कितना है? 60। तो बता यार 60 न्यूटन बोले तो जो 1 किलोग्राम को 60 का एक्सेलेरेशन दे सकता है, तो 30 किलोग्राम को यार एफ बराबर एम ए होता है। तो 60 किलोग्राम 60 न्यूटन मतलब m इंटू ए, तो m है 30, तो a कितना आएगा? क्या ये बात हम मन में भी निकाल सकते हैं? 60 इक्वल टू एम ए, 30 इंटू ए, तो a कितना आएगा? 2। क्या सॉल्व करके a हमारा 2 ही आया है, यानी हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब बताओ अच्छा टेंशन लाना है तो तुम इसको, इस बॉडी को केवल ध्यान से देखोगे। बताओ इस बॉडी को चलाने वाला कौन है? अगर टी ना होता तो ये बॉडी, तो टी वो अकेला फोर्स है जिसने इस बॉडी को, इस बॉडी के लिए टी एक्सटर्नल है, इस बॉडी के लिए, इस सिस्टम के लिए टी इंटरनल है, लेकिन इस बॉडी के लिए टी एक्सटर्नल है। मैं इस बॉडी से पूछूं तुम्हें किसने चलाया तो क्या कहेगी? टी ने चलाया। तो टी बराबर एम ए होगा कि नहीं? एम है 20 और ए 2 लाया है, तो टी कितना आएगा? 40। क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम मन में भी सब कुछ कर सकते हो, बट ये सारी चीजें करना इसलिए जरूरी है कि तुम नए क्वेश्चन को हैंडल कर पाओ। तो स्टेप भी जरूरी है और डायरेक्ट भी जरूरी है। तो स्टेप नोट कर लें और डायरेक्ट मन में बिठा लें, क्योंकि स्टेप डायरेक्ट वाला तरीका मन ही मन में ट्रांसफर हो सकता है। तो यार मैंने ये 2 ब्लॉक का अभी क्वेश्चन तुमसे कराया है और मैं चाहता हूं 3 ब्लॉक के क्वेश्चन बिना मेरी मदद के तुम लोग करो। एज ऑलवेज मैं थोड़ा बता के थोड़ा ज्यादा का इरादा करता हूं, क्योंकि एग्जाम में नया आएगा तभी तो हैंडल कर पाओगे यार। तो अगला क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ। हाँ हाँ, कोई एक ब्लॉक से निकाल सकते हैं। यहां में 60 माइनस टी इक्वल टू एम ए करना पड़ता तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता भाई। 60 माइनस टी इक्वल टू 10A लिखना पड़ता तो वो लाइन हैंडल करना थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाता।
अच्छा, और 20 × 2 करना आसान लग रहा है या वो? क्वेश्चन कहाँ गया? ओके, ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन करके दिखाएं पहले। 3 ब्लॉक हैं, 3 kg, 5 kg, 10 kg। हाँ, जैसे मन करे वैसे करो यार। नहीं यार, स्टेप से करना भाई, स्टेप ही तो दिखाई देंगे मुझे, तुम्हारा मन कैसे दिखाई देगा? तीन, 5, 10। थ्री kg, 5 kg, 10 kg। एक धागा इधर है, एक धागा इधर है, और 54 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स है। अच्छा बताओ, 2 धागे हैं तो दोनों धागे के टेंशन, यार 2 धागे हैं तो 2 अननोन मानना पड़ेंगे, बराबर आना होगा तो आंसर बताएगा। धागा बदलेगा तो टेंशन अलग माना जाएगा, यानी इस धागे का T1 मान लेते हैं और इसका। जब भी धागा टेंशन में आता है तो दूसरों को टेंशन देता है, इसको पीछे देगा और इसको आगे देगा। इसको यार धागा हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी देता है, तो बताओ इसको कहां देगा? राइट। और इसको कहां देगा? क्या बात समझ में आ गई? तो यार T1 और T2 2 अननोन है, और एक बात बाकी, सब कनेक्टेड ब्लॉक हैं, तो जिस एक्सेलेरेशन से ये चलेगा उसी से ये चलेगा, उसी से। तो कितने अननोन हैं? हाँ, A, T1 और T2, 3 अननोन है, और तुम्हें 3 FBD बनाना है प्रॉपर तरीके से, ऐसे करके, ऐसे करके। और इफेक्ट में ये दिखाना है, इफेक्ट में ये दिखाना है, इफेक्ट में ये दिखाना है। सबका इफेक्ट एक जैसा है, तुम्हें बस कॉज के बारे में सोचना है, फिर इक्वेशन बनाना है। प्रॉपर स्टेप मुझे चाहिए है ताकि तुम आगे के लिए तैयार हो पाओ नए क्वेश्चन करने के लिए। प्रॉपर स्टेप करना है पहले। फिर डायरेक्ट तरीका करना है। हाँ हाँ, वही चाहिए मुझे। फिर डायरेक्ट वाली चीज हम लोग बात करेंगे, बट मुझे अभी स्टेप चाहिए है। हुआ कुछ? बस इसको ऐड कर दो, हो तो गया है। 3 इक्वेशन बन गई हैं। 54 - T = ma। अच्छा, ए कंबाइंड FBD से निकाला है ना? ठीक है, तो T1 T2 2 T हैं। एक का नाम T1 है, इसका T1 रखो, दूसरे का T2 है। दोनों अननोन है ना, T1 और A, तो अभी दूसरी इक्वेशन लाना पड़ेगी। हाँ भाई, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, दोनों तीनों को सॉल्व करके आंसर लाना। ठीक है, ठीक है, ये आ गया, T1 लाओ। यार तुम्हें बस 3 इक्वेशन लिखना चाहिए, उसके बाद सब आसान हो जाएगा।
तुमने एक ब्लॉक की लिख दिया है, ये वाले की। तो अब इसके बारे में सोचो, तो इसको थोड़ी 54 लगा है, 54 तो इसको लगा है। इससे पूछा जाएगा तो कहेगा मुझे T1 आगे लगा है और T2, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? ज्यादा वाला माइनस कम वाला इक्वल टू एम ए। हर बार तो मैं यही कर रहा हूं। मुझे बताओ इस ब्लॉक 3 kg वाले से जब हम बात करेंगे तो क्या कहेगा कि मुझे 54 आगे लग रहा है एजेंट का और T1 पीछे लग रहा है। और क्योंकि कंबाइंड डिस्कशन से हमें समझ में आ रहा है कि सिस्टम में भारी फोर्स राइट लगा है, तो इतना तो पक्का है सिस्टम कहां जाएगा? राइट जाएगा। तो मैंने राइट में एक ए मान लिया है। बता यार 54 ज्यादा या T1? क्योंकि ए राइट है तो 54 ज्यादा। इक्वेशन बनेगी 54 माइनस T1 इक्वल टू क्या? 3 इंटू ए। मैं अलग अलग एफबीडी से कर रहा हूं, फिर कंबाइंड से बताऊंगा। मुझे बताओ 5 kg के ब्लॉक में कौन कौन से फोर्सेस हैं? T1 आगे, ये कहेगा एक धागा मुझे इधर खींच रहा है और ये धागा T2 से खींच रहा है। बताओ T1 T2 में कौन ज्यादा होगा? कैसे पता? क्योंकि एक्सेलेरेशन आगे है। तो इक्वेशन बनेगी T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या? 5a। दूसरा हो गया यार। फिर मुझे बताओ 10 किलोग्राम वाले में कौन कौन से फोर्सेस हैं? ये रही बॉडी, T2 आगे है और कोई फोर्स है क्या? नहीं। तो इक्वेशन क्या बनेगी? T2 माइनस 0 इक्वल टू क्या? 10a। जी क्यों यार? जी तो नीचे लगता है भाई। अब बता यार तीनों को हम ऐड कर दें। इधर देखो, ऐड करेंगे तो ये गया ये गया, यहां कितना आ गया? 54। और ये ऐड करोगे तो आएगा 18a। तो a बराबर आ गया 54/18, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने लोग आ गया यार? बात क्लियर है? और अगर ये a मैं यहां उठा के रख दूं तो T2 आ जाएगा, यहां उठा के रख दूं तो T1 आ जाएगा। रख देते यार। T2 बराबर क्या? 10 इंटू 3 यानी कितना? 30 आ गया। और यहां से देखो जरा, 54 माइनस T1 इक्वल टू 3a आया था और a की जगह 3 रख दो तो T1 कितना आ गया? 54 माइनस 9 यानी कितना? 45 न्यूटन। कितने लोग आ गया यार? किसी स्टेप में कोई दिक्कत है तो बताएं। क्लियर है? अब जरा हम इसको डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं। बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन डायरेक्ट करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम फिजिक्स की बारीकियां नहीं जानते हैं। अगर बारीकियां नहीं जानते और डायरेक्ट सीख गए हो ना तो तुम नए क्वेश्चन में फंस जाओगे। बारीकियां जानते हुए तुम डायरेक्ट जानते हो तो तुम्हें कोई फंसा नहीं सकता। तो यार अभी हम डायरेक्ट होने की कोशिश करते हैं। मुझे बताओ ये पूरा सिस्टम को बाहर की दुनिया से क्या लग रहा है और इंटरनल क्या लग रहा है? बाहर से 54 लग रहा है। T1 और T2 क्या है? इंटरनल है, क्योंकि पीछे और आगे दोनों हैं, इनको इंटरनल बोला जाएगा। अब मुझे बता इस पूरे सिस्टम में जिसका मास 18 kg है 54 लगा है, 54। तो क्या हम पूरे सिस्टम के लिए भी तो F बराबर ma लगा सकते हैं? F है 54, m है 18 इंटू a। तो a कितना आएगा? 18a बराबर 54, तो a बराबर कितना आएगा? 3 आएगा कि नहीं? क्या ये बात हम पहली लाइन में ही लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिखना भी है, बट ये भी तो जानना चाहिए ना यार कि हम इसको स्टेप वाइज कैसे निकाल सकते हैं। अब आ गया यार, मान लिया 3 आ गया, a 3 आ गया, तो अब तुम्हें कम से कम 2 इक्वेशन और लिखना है। तो तुम एक ये वाली लिख दो तो T2 आ जाएगा। नहीं? अच्छा बताओ T2 ये धागा काट दोगे तो 10 किलोग्राम चल पाएगा क्या? यानी 10 को चलाने वाला केवल और केवल कौन है? T2। तो 10 इंटू उसका एक्सेलेरेशन वही T2 होगा, m इंटू ए। भाई T2 वो फोर्स है जो 10 को चला रहा है, कितने से? 3 से। तो T2 कितना आएगा? 30 आएगा। 10 इंटू 3 m इंटू ए। क्या समझ पा रहे हो? इसी तरह से मैं बताओ ये धागा तोड़ दूं तो ना 10 चलेगा ना 5 चलेगा। यानी ये टेंशन इस 15 kg के लिए एक्सटर्नल है। 15 kg क्या कहेगा? इस धागे की बदौलत हम चल रहे हैं। कितने से चल रहा है 15 kg? 3 से ना। अरे पूरा सिस्टम 3 से चल रहा है, तो 15 kg अगर 3 से चल रहा है तो उसका टेंशन कितना होना चाहिए बाहर? 45। क्या ये बात हम बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं? बट हमको दोनों चीजें आना चाहिए। दोनों तरीके से क्लियर है भाई? किसी स्टेप में कोई दिक्कत है तो बताओ, वरना आगे जाके फैलने वाली समस्या आ जाएगी। बात क्लियर है भाई? इसको हम थोड़ा और जनरलाइज्ड वे में देखते हैं। एक m1 मास है
ये M2 लिखते हैं इसको, और ये क्या है M1 है, मैंने F का फोर्स लगाया है। अब हम थोड़ा डायरेक्ट पूछते हैं, बताओ A कितना आएगा, इस सिस्टम का A कितना आएगा, जल्दी बताओ। क्या हम इसकी कंबाइंड एफबीडी बनाएं? टेंशन इंटरनल है तो आएगा F अपॉन M1 प्लस M2, सीधे लिख सकते हैं। मैं कहूं यार ये टेंशन T कितना आएगा, तो तुम कहोगे यार इस T को चलाने वाला, ये T M2 को चलाने वाला है तो आएगा M2 इंटू A, तो M2 इंटू A कितना है F अपॉन M1 प्लस। क्या ये जनता समझ पा रही है? मेरे ख्याल से अब ज्यादा अच्छे समझ, मैं सीधे बताता तो वो मजा नहीं आता। क्या जस्टिफाइड है? मैं इसमें अब 3 ब्लॉक बनाने वाला हूं, M1 M2 M3 और F लगा रहा हूं। बताओ इस सिस्टम का A क्या लिखोगे? A M1 प्लस M2 प्लस M3, जगह यहां बची है, यहां लिख देता हूं। ए आ गया भाई। मुझे बताओ ये वाला टेंशन कितना आएगा T1 और ये T2, सीधे लिखना भाई। पहले तो T1 बताओ, T1 कितना आएगा? T1 अगर, अच्छा पहले T2 लिख लेते हैं। T2 कितना आएगा बताओ। अच्छा क्या T2 ना होता तो ये मास ना चलता, तो कितना आएगा M2 इंटू A, और A कितना आया है तुम्हारा F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। क्या लिख सकते हैं भैया, कोई दिक्कत? M3 सॉरी भाई, T2 M3 को चला रहा है ना, तो T2 बराबर क्या हुआ M3 इंटू A। अच्छा बताओ T1 किसको चला रहा है? M2 और, तो T1 कितना आएगा M2 प्लस M3 इंटू A, और A की जगह तुम फिर से लिख दो क्या जो हमने निकाला है, क्या F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। क्या अब ये डायरेक्ट करना सीख गए? अलग से कभी करना पड़ जाए तो कर लोगे? तुम लोग थोड़ा जगह ज्यादा देके इसको नोट करना, मैं इसलिए यहां दिखा रहा था कि इसी से इसको मैं रिलेट कर पाऊं। काफी कंजेस्टेड हो गया है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, रहने दें, थोड़ा स्पीड तुम लोगों की भी बढ़ जाएगी ना यार। ये M1 ये M2, अब जल्दी बता यार, बिना सोचे समझे बता यार A कितना आएगा, जल्दी बताओ A कितना है? F अपॉन M1 प्लस। क्या इस T की जिम्मेदारी किसको चलाने की है? तो T बराबर क्या होगा M2 इंटू A, और A कितना? क्लियर है? चलो 3 ब्लॉक हैं इस बार, M1 M2 M3, F का फोर्स है। बताओ A कितना आएगा सिस्टम का? M2 प्लस M3। मुझे बताओ इस धागे की जिम्मेदारी किनको चलाने की है? तो T1 इक्वल टू आएगा M2 प्लस M3 इंटू क्या A, और A की जगह क्या लिखोगे? यार ये चीजें सीधे अब तुम्हें आना चाहिए। और T2 कितना? क्या ये धागा ना होता तो M3 ना चलता, तो ये कितना आएगा M3 इंटू A, और A कितना? क्या बात समझ में आ गई? अगर भूल जाओ तो जो मैंने इक्वेशन वाला तरीका बताया है वो तो हमेशा काम करेगा ही। यार यहाँ भी तो लिख सकता हूँ फालतू में, उसको भूल जाता हूँ कई बार। हाँ भाई क्लियर है पिछला वाला? ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है भाई? ये क्लियर है?
ये बहुत स्टैंडर्ड डिस्कशन है। मैंने हमेशा बोला है कि धागा या रोप हमेशा मासलेस मानी जाएगी जब तक क्वेश्चन में ना बोला हो, लेकिन अब मैं खुद ही कह रहा हूं कि एक रस्सी जैसी कोई चीज है और इसके अंदर क्या है, मास है। ये कोई धागे वाली चीज है और इसमें किसी एजेंट ने F का फोर्स लगाया है, L लेंथ और M मास की मान लेते हैं कि इसके अंदर M मास है। कई बार क्वेश्चन में मास लिखता भी नहीं है, एज पर द क्वेश्चन, जरूरत नहीं है तो मास लिखता ही नहीं है, वो तुम्हें अपने मन से मानना पड़ेगा। क्वेश्चन इसमें क्या फेमस है कि इसके इस किनारे से x दूरी पे यहां कहीं ज्वाइंट है एक, है ना, यहां टेंशन बताना है यार, टेंशन एट ज्वाइंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम एज शोन। चलो, मैंने कहां से ये x दिया है, जिस जगह पे फोर्स लगा है वहां से x पीछे, ठीक है। तो पहले हमें अगर इस जगह का टेंशन लाना है, मैं हमेशा कहता हूं जिस ज्वाइंट पे टेंशन की बात करते तो दोनों तरफ लगता है। ये टुकड़ा इस ज्वाइंट को आगे खींच रहा होगा और ये टुकड़ा इस ज्वाइंट को, अगर मैं इतने हिस्से की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो कौन एक्सटर्नल है यार, ये वाला टी एक्सटर्नल है और ये क्या है, इंटरनल है, उसकी चर्चा करना जरूरी। और अगर मैं पूरे रॉड की बात करूंगा तो कौन एक्सटर्नल है, एफ एक्सटर्नल है, बाकी कुछ सोचने की जरूरत। तो बता, अगर मैं सबसे पहले इस रोप का एक्सेलेरेशन पूछूं तो क्या बताओगे तुम, अरे यार कंबाइंड एफबीडी से बना दोगे, पूरा सिस्टम एफ से खींचा जा रहा है तो ए कितना आएगा, एफ अपॉन पूरी रोप का मास। क्या जस्टिफाइड है। अब मैं पूछा इस ज्वाइंट का टी कितना होगा, जैसे मैं इस ज्वाइंट का टी पूछता था तो तुम क्या कहते थे, पीछे वाले का पूरा मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो क्या इस ज्वाइंट पे जो टी है ये, क्या ये टी पीछे के पूरे मास को, यार इतने मास को मैं थोड़ी देर के लिए m2 कह रहा हूं, ये दिया नहीं है, तो टी बराबर m2 इंटू ए लिखोगे कि नहीं, तो ए तो तुम बता ही रहे हो यार F/m है, m2 कितना नहीं सोच सकते यार L लेंथ के रोप में ये x दूरी है, तो तुम मास में से दूरी घटा दोगे और फिजिक्स के सारे नियम भूल जाओगे यार। तो यहां यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। बता यार, अगर L लेंथ का मास m है तो ये कितनी लेंथ का मास है, ये कितनी लेंथ का है, ये L माइनस एक्स लेंथ का है। तो यार अगर L लेंथ का मास m है तो ये 1 लेंथ का होगा m बाई एल, तो L माइनस एक्स का क्या होगा m बाई एल। अरे ये बचपन में कभी किया है यूनिटरी मेथड, किया कि नहीं, L लेंथ का m तो 1 लेंथ का इतना, और बताओ हमारा जो पीछे वाला टुकड़ा है इसकी लंबाई कितनी है L माइनस एक्स, तो ये होगा कि नहीं। तो जहां m2 आया है, क्या इसको मैं m2 कह सकता हूं, जहां m2 आया है मैं क्या लिख दूं, m बाई एल, L माइनस एक्स, m से m गया, ये कितना आ गया f L माइनस एक्स अपॉन L। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, अगर ऐसे याद रखोगे तो रिकवर कर लोगे। हर चीज का रिकवरी प्लान होना जरूरी है, क्योंकि रटोगे तो कहां तक रटोगे, क्या वो कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट मिलता जुलता नहीं है, अरे वहां भी हम यही कर रहे हैं, यहां भी वही कर रहे हैं, बस ये सोचना थोड़ा एक काम हो गया कि M2 यहां दिया नहीं था, तुम्हें बनाना पड़ गया, वहां M2 बना बनाया होता था। क्या जनता समझ पा रही। अगर तुम ऐसे कनेक्शन के साथ पढ़ोगे तो फिर कोई भुला नहीं सकता, और भूलोगे तो रिकवर कर लोगे। हर चीज का रिकवरी प्लान दिमाग में जरूर होना चाहिए, वही फिजिक्स है। बायोलॉजी की तरह फिजिक्स को कवर नहीं किया जा सकता, वरना फिजिक्स अनलिमिटेड हो जाएगी। जो लॉजिक मैं यहां लगा रहा हूं वही लॉजिक मैंने वहां लगाया है।
तो अभी हम सारे कनेक्शन धागे धागे के कर रहे थे। यहाँ पे ये धागा ही है जो खुद कनेक्टेड तो होता ही है आपस में, मास भी है धागा भी है, ये धागा भी है और मास भी है। यहाँ मास धागों को कनेक्ट करता था, वो धागा मासलेस मानते थे, यहाँ इसके अंदर खुद ही मास है। अभी मैं मास को कनेक्ट करने के लिए पुली का सहारा लेने वाला हूं, ऐसा कुछ। तो अगर मैं कभी पुली लिखता हूं तो पुली का मतलब क्या है? पुली मतलब इस तरह का अरेंजमेंट, इसमें एक डिस्क रहता है, डिस्क के अंदर एक ग्रुप बना होता है जिसमें क्या ये धागा डाला जाता है, धागा पूरी सरफेस पे ऐसे, है ना। तो यार हम लोग अभी फिलहाल अपने मन से कोई पुली मानेंगे तो परफेक्ट मानेंगे। परफेक्ट मतलब इसका मास ना के बराबर है और ये परफेक्ट स्मूथ है, इतना स्मूथ कि यहां से धागा फिसल जाए मगर ये पुली अपनी जगह बनी रहे। अभी आइडियल पुली परफेक्ट स्मूथ, अगर इतनी परफेक्ट स्मूथ है तो धागे में हमेशा एक ही टेंशन आता है, जो टेंशन इधर होगा वही टेंशन इधर होगा। जब रियल पुली आएंगी तब उनके टेंशन अलग भी होंगे, जब तक रोटेशनल मोशन पड़ेंगे। जब तक रोटेशनल मोशन नहीं पड़ रहे हैं तो हम मान के चलेंगे एक ही धागा है, एक ही टेंशन है, एक धागा एक टेंशन, वही धागा यहां से। पुली हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? तो पुली का काम क्या है? टू टर्न द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। इसके कुछ और भी फायदे हैं। इसके और फायदे क्या हैं? इसकी मदद से हम यार चीजों के एक्सेलेरेशन बदल के फोर्स को मल्टीप्लाई भी करते हैं, लेकिन वो फोर्स मल्टीप्लायर का काम हम लोग 10th में कोई टॉपिक है उसमें सीखते हैं, यहाँ ये चीज़ फैशन में चल नहीं रही है। इसकी मदद से हम फोर्स मल्टीप्लाई भी कर पाते हैं, 2 4 10 पुली यूज करके फोर्स को कई गुना बढ़ा ले जाते हैं, जरूरी नहीं है। तो मैं यार फोर्स टर्न कैसे कराते हैं इसको मैं समझा सकता हूँ। सोचो यार ये एक कुआं है और इससे किसी को पानी खींचना है, तो एक आदमी पानी ऐसे खींच सकता है? नहीं। अरे ऐसे खींच सकता है कि नहीं? मगर इसमें एक खतरा है। बता यार, धागे का टेंशन बकेट को ऊपर खींच रहा है और आदमी को नीचे। अगर किसी दिन इस टेंशन ने कुछ ज्यादा टेंशन लगा दिया तो इस आदमी के घर वालों को टेंशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी में गिर जाएगा। तो यार ये सेफ नहीं है। सेफ फिर क्या है? सेफ ये है कि हम यार एक पुली लगाएं यहां पर, और पुली में ये इंसान धागे को नीचे की तरफ खींचे। अगर ये धागे को नीचे की तरफ खींचेगा, नीचे, तो क्या पता यार, अगर ये धागे को नीचे खींचेगा तो धागा इसको, तो ऊपर जाने में थोड़ी कोई खतरा है, ऊपर जाने में खतरा है ना यार। यहां अगर गिरता तो कहां जाता, फिर कहां जाता? हाँ, पहले नीचे जाता फिर सबसे ऊपर चला जाता। यहां खतरा यह है कि अगर बाल्टी फंस गई तो ये थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, लटक जाएगा धागे में ज्यादा, तो ये क्या दिक्कत है, नीचे आ जाएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा। ये तो ले देखे पुली का काम क्या है? डायरेक्शन को टर्न कराना। पहले हमें ऐसे खींचना पड़ रहा था, अब हम ऐसे खींच रहे हैं, ये काम है। मगर क्वेश्चन बनाने वाला ओरिजिनल काम पे बातें कम करता है, इधर उधर की बातें ज्यादा करता है। परफेक्ट स्मूथ सरफेस पे मैंने यार 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक लटकाया है और इधर 200 किलोग्राम का, ठीक है। परफेक्ट स्मूथ सरफेस पे मैंने 2 किलोग्राम लटकाया है। मेरा क्वेश्चन है कि क्या 2 किलोग्राम का मास इस 200 किलोग्राम के साथ एक्सलेट करेगा या ये सिस्टम रुका रहेगा? क्या लगता है, इस सिस्टम में एक्सेलरेशन आएगा या नहीं आएगा? क्या 2 किलोग्राम का छोटा सा मास 200 किलोग्राम को एक्सलेट कर सकता है या नहीं? ये भैया ग्रेविटी के इफेक्ट में है, अर्थ में नियर द अर्थ सरफेस है सब कुछ। क्योंकि चंद्रमा में तो अभी हम लैंड हुए हैं, वहां पुली उली थोड़ी है, हम लोग अभी अर्थ की बातें कर रहे हैं। क्या लगता है? क्या लगता है? तो ऐसा है, हमें लगता कुछ भी हो, हम करेंगे स्टेप। क्या करेंगे?
हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि इसके अंदर एक्सेलरेशन है, आना होगा तो आ जाएगा, ना आना होगा तो 0 आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमें जो लगता है अक्सर वो नहीं होता है। फिजिक्स में ये बहुत है यार, और राइटर को भी पता है तुम्हें लगता क्या है। तो मैंने ए मान लिया है। अच्छा, आएगा तो नीचे आएगा कि ऊपर? इतना तो सबको सही सही लग रहा होगा कि अगर आएगा तो नीचे आएगा, तो मैंने नीचे मान लिया है। अच्छा, ये नीचे जाएगा जब, तो ये तो अब ऐसा है, तुम्हें इफेक्ट पहले से पता चल गया है, मान लिया है। अब तुम्हें एक इसकी एफबीडी और इक्वेशन लिखना है और एक इसकी एफबीडी इक्वेशन लिखना है, देखो क्या आता है। मैं तुम्ही से चाह रहा हूं कि तुम देखो क्या आता है, और एफबीडी बना के इक्वेशन लिखना तुम्हें सिखा दिया गया है। फिर हम इस पर डायरेक्ट होने की कोशिश करेंगे, पहले बेसिक तो सीख लें। क्या मुझे कुछ मदद करना चाहिए? नहीं ना, बस यही सुनने के लिए मैंने पूछा था, वैसे भी मैं नहीं करने वाला। मैं थोड़ी मदद कर देता हूँ यार। अरे ये कॉज डायग्राम बना देता हूँ, तुम लोग बनाते नहीं हो ना यार, इसलिए। ठीक है, अच्छा मैंने देखा कि 2 दिन की छुट्टी कर दो तो 1 दिन पहले और 1 दिन बाद में लोग दबा लेते हैं अपने मन से। तभी ज्यादातर कोचिंग वाले 1 दिन छुट्टी कर रहे हैं, ताकि तुम 1 दिन पहले और 1 दिन बाद में दबा लो। कल कल क्या है? ट्यूसडे है ना? हाँ कल ट्यूसडे है ना यार। नहीं रहेगी कल। कल 11 से 2 तक रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। 2 बजे तक, 2 बजे वाली क्लास 11 से 1 वाली क्लास होगी, मतलब 11 से 1। कल एक्स्ट्रा क्लास जो होती है वो नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद अगली क्लास कब होगी? फ्राइडे। चलो भैया, एफबीडी 2 बजे जो मॉडर्न की क्लास चल रही थी वो कल नहीं है। कल 11 से जो तुम्हें उससे मतलब ही नहीं, 11 बजे वाली क्लास दूसरे बच्चों की होती ना, ठीक है। हाँ कोई मतलब नहीं, कल क्लास ही नहीं होगी तुम्हारी। कल ट्यूसडे है। चलो यार मैं और मदद करूं, किसी का आया क्या आंसर? आया क्या किसी का? पहले यार एफबीडी बनाओ। अरे एफबीडी बनाना नहीं सीख रहे हो तो बहुत मुश्किल है यार, फिजिक्स में ये लॉज ऑफ मोशन वाले टॉपिक में। अच्छा बताओ ये किसकी एफबीडी है? अच्छा ठीक है, टी माइनस 0 को एम ए, वेरी गुड। इनको सॉल्व करके ए लाना है। ब्लॉक तो बना दो यार, बस 20 किलोग्राम लिख दियो, उसको आधार भी नहीं दियो, हवा में लटका दियो, कैसे सब गिर जाएगा भाई। 20G माइनस आ गया ना? कितना ले आए? 22। ये क्या है? जी की वैल्यू रख दी है ना इधर। 202 इधर था यार। ये बताओ 2 किलोग्राम में 2 20 ही तो लग रहा था, उसमें 2 बार जी लगा दियो यार। ज्यादा जी लगा के पढ़ाई ना करो, बस उतना जितना जरूरी होता लगा। हाँ ये सही है। मैंने कल बोला था बच्चों से कि जी लगा के पढ़ाई करो, अब तुम इतना जी लगा रहे हो कि आंसर बदल जा रहा है। हाँ ये सही है, टी लाओ। हाँ अब ये देखो, ये नई साइंस दिखा रहे हैं। 20 बराबर 202 है, तो ए बराबर कितना होगा? ये जाके वहां डिवाइड हो गया। कुछ भी करते हो यार तुम लोग। 2 किलोग्राम की बॉडी है, बताओ कौन कौन से फोर्स हैं? सबसे पहले बताओ। नीचे ग्रेविटी का 2G लगेगा, ऊपर धागे का T लगेगा। बस ये थोड़ा थोड़ा सोचो यार, थोड़ा थोड़ा, इतना तो समझ में आ गया। इसके अलावा कुछ लग रहा है क्या? नहीं। जब मैं कह रहा हूं कुछ लग रहा है क्या,
तो तुम्हें फोर्स के बारे में बताना है। एक्सेलेरेशन आता है जब फोर्स लगता है। अब यार जेंडर मत बदलो यार चीजों का, टेंशन लगता है, एक्सेलेरेशन आता है। अब तुम एक्सेलेरेशन लगता है बोलोगे ना तो इसका मतलब तुम्हारी भावनाएं गड़बड़ है। तो 2g और t में कौन ज्यादा होगा यार? 2g। कैसे पता? क्योंकि एक्सेलेरेशन नीचे है तो इक्वेशन बनेगी 2g माइनस टी बराबर 2a। पहली इक्वेशन कितने लोगों ने बना लिया है? ठीक है। अब मुझे बताओ इस 20 किलोग्राम 200 किलोग्राम में 200 जी नीचे लगेगा, जिसको कौन संभाल लेगा? n। इसकी हमें चिंता ही नहीं करना, वैसे भी मैंने t और a जानना था, t एंड a पता करना था। फाइंड t एंड a। यार ऊपर नीचे तो एक्सेलेरेशन आना ही नहीं है तो कैंसिल होगा। हॉरिजॉन्टल में आगे क्या लग रहा है? t। यार एक ही धागा है तो टेंशन हमेशा सेम रहता है, धागा हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है, तो t आगे। उसके खिलाफ कोई है? यार परफेक्ट स्मूथ सरफेस है तो खिलाफ कोई, तो इक्वेशन बड़ी आसान हो गई, t माइनस 0 बराबर m इंटू ए 200a। क्या अभी दो इक्वेशन है, इनको ऐड कर दें तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा यार। कितना आ गया यार? 2g अपॉन 202। तो g को 10 लिख दो तो ये आ रहा है यार। क्या बताओ जीरो आया है क्या? इसका मतलब हमारी भावनाएं गलत थी। हमें पता है क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल बहुत सोचते हैं लाइफ में। और क्या बताओ यार, यहां प्रैक्टिकल सोचने नहीं, क्या लाइफ में कभी तुमने देखा है परफेक्ट स्मूथ सरफेस? दुनिया में ग्लास जैसी सरफेस क्यों ना हो फिर भी उसके अंदर फ्रिक्शन होती है। तो यार यहां जो मैंने कह दिया पीछे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, प्रैक्टिकली कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आती है, होती नहीं है। यहां यार 2 किलोग्राम का फोर्स ड्राइव करना चाहता है बॉडी को, तो उसका ड्राइविंग नीचे है और इसका ड्राइविंग आगे है, तो ड्राइविंग के रास्ते में कोई अपोज कोई नहीं है, और जब अपोज नहीं है तो सिस्टम का चलना तय है। यार मैं 200 तो छोड़ो, अगर 2000 किलोग्राम भी होता ना तो भी एक्सेलेरेशन आता, बट थोड़ा कम आता, क्योंकि इसको खिसकाना है, उठाना नहीं है। ये बात समझो यार, अगर 2000 किलोग्राम को उठाना पड़ जाए तो अलग चीज है। क्या समझ पा रहे हैं? तो ऐसा ना, फिर स्टेप का भरोसा करो, फीलिंग का ज्यादा भरोसा, फीलिंग तो हमेशा यार गड़बड़ होती है। ए आ गया है तो अब क्या टी आ जाएगा भाई? ये ए उठा के यहां रख दो, यहां तो क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। क्या मेरे ख्याल से इतनी देर के बाद जो बेसिक भावनाएं लॉज ऑफ मोशन की हैं वो डेवलप हो गई हैं। तो मैं एक क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन सामने लाने वाला हूं और मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें, सब तुम ही लाओगे, और मैं देखना चाहता हूं कितने लोग एंड तक पहुंच पाते हैं। ये क्लियर है तो अगला क्वेश्चन मैं प्रकट करूं। बस इतना दिया है। बताना क्या है यार? बताना है ए और टी। क्या क्या बताना है? ए और क्या दिक्कत है? क्लास में स्टेप कर लो, घर पे ना करना, पेपर में मत करना, मन में बाद में करना सब, लेकिन क्लास में तो स्टेप करो यार। क्या हो गया? घर जा रहे हैं? ट्रेन? आज क्या हो गया? हाँ भाई, अच्छा M1 M2 ज्यादा है तो कैसा मोशन होगा, क्या उम्मीद लग रही है? हैवी वाला नीचे जाएगा और हल्का वाला ऊपर, तो एक्सेलरेशन का अंदाजा हमें पहले से होना चाहिए, तभी तो हम इक्वेशन लिख पाएंगे। और धागे में टी आएगा तो दोनों में सेम आएगा क्योंकि एक ही धागे हैं। एसी कम ठंडे में लगा है क्या यार? कोई मोड चेंज किया है क्या? हाँ? इसका टेम्परेचर थोड़ा कम कर दो या मोड बदल दो, मुझे लगता है ये कोई मोड गलत लगा है, रेड लाइट जल रही है। कूल मोड में लगा दो, 30 डिग्री पे लगा रखा है।
टी लाओ, ए आ गया है, टी लाओ। टी मिला। ये बताओ एफ बी डी कहाँ है? एफ बी डी देखना है और बी डी बना नहीं रहे यार तुम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ यार ऐसे, वो ये इस तरह से जो मैं बनाता हूँ। पर टी टू सेम होगा ना तो हाँ आंसर। है टी बराबर M2 है। सर टेंशन टी बराबर M2 है कैसे? नीचे M2G भी तो लगा है। ये कौन सी इक्वेशन है? ये कौन सा नियम लगा रहे हो यार? अच्छा टेंशन वाला ये वाला। ये बताओ नीचे mg है, ऊपर t है, M1G कौन वाले की बनाई? इसकी या इसकी? किसकी बनाए हो? ओके सर M1 जी। हाँ, ये G कौन लगाएगा? जब FBD बनाते हैं तो दिमाग में आता है कि G लगाना है, वरना वो G हट जाता है। और FBD नहीं बनाई है इसीलिए गलत हो रहा है, अभी भी गलत है। FBD यार क्यों नहीं बनाओगे यार? जब तुम मास्टर हो गए हो क्या यार? मास्टर हो जाना, मत बनाना यार, कौन मना कर रहा है? एक्सेलरेशन ठीक है, ए आ गया है, अब टी निकालना है। पर टी भी होता है। एक मिनट, ये किस इक्वेशन में रखा है बेटा? यहां तो जी था, यहां क्यों ए रख दिया है? इसको तो इधर रखना चाहिए था ना। टी दिया है। ठीक, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। कॉमन लेकर एक बना है M1 G माइनस टी इक्वल टू M1A, वो 1 तो लिखो, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा, है ना। और दूसरा बना है T माइनस M2G इक्वल टू M2A। अब तुम सीधे सीधे इनको रख के ऐड कर दो तो बराबर क्या आएगा? लिखो जरा उस तरफ, यहाँ M1A यहाँ M2A, ऐड करके लिखो उसको, बिल्कुल सही, ए आ गया है, टी लाओ। देखो यार, अपने आप लाने का सुख ये है कि तुम अब नए क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे, इसको और सिंप्लीफाई कर पाओगे थोड़ा और छोटे लुक में, जो फैशन में चल रहा है, आंसर फिर याद आ जाएगा। मुझे बताओ इस MBD में इफेक्ट डायग्राम कहाँ है? ये तो कॉज डायग्राम है, मतलब ये वाले केस में ये नीचे है इससे तो इसमें ऊपर होगा। तो ये किसका है? पहले केस का पहले का है। तो बताओ टी ज्यादा कि MG ज्यादा? mg ज्यादा। पहले में तो mg ज्यादा हुआ ना। पहले में MG ज्यादा होगा, ये पहले वाले का है, Yes. तो ये नीचे लिखो फिर। तो इक्वेशन MG माइनस टी इक्वल टू M1A बन गई। दूसरे वाले में क्या BD कहाँ है? जब मन में किया है इसीलिए गलत हुआ है। अगर तुम स्टेप करो तो मैं गारंटी से कहता हूं, तो सब लोग स्टेप आके छोड़ देते हैं, इसीलिए नहीं कर पाते हैं, वरना हर बच्चा निकाल सकता है। हाँ यही आंसर है, बिल्कुल सही। तुम लोग स्टेप छोड़ते हो, वरना यार फिजिक्स तो सिखाना मेरा मतलब गारंटीड है कि सीख ही जाओगे। स्टेप छोड़ देते हो, गलतियां शुरू हो जाती। अब मुझे बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसका सर t माइनस mg M2G, m2 M2G था ना, बराबर m2g इक्वल टू M2A। और तुमने क्या लिखा है? T माइनस 0 इक्वल टू M2A, 0 लिखा था। यस सर। FBD नहीं बना, इसलिए दिमाग से उतर गया। FBD दिमाग को फिर से एक्टिव करने का तरीका है कि अब हम पूरी दुनिया सोच के केवल इस पे कॉन्सेंट्रेट करें। FBD इस बात का जरिया है, ऐसा नहीं कि FBD हम मन में नहीं सोच सकते, लेकिन FBD बनाते समय एक बार फिर से हम अपने आप को पॉज करते हैं कि केवल इस ब्लॉक पे ध्यान देना है। बताओ जरा इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स हैं? M1G नीचे, T ऊपर, कौन ज्यादा होगा? बोलो जरा, कौन ज्यादा होगा? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है। तो इक्वेशन बनेगी M1G माइनस टी इक्वल टू M1A। मुझे बताओ इस वाले ब्लॉक की FBD बनाते हैं, T ऊपर M2G नीचे, और इफेक्ट डायग्राम में एक्सेलरेशन कहां दिखाना है? ऊपर। अरे भाई एक नीचे जाएगा तो दूसरे को ऊपर जाना पड़ेगा कि नहीं? अब मुझे बताओ T और M2G में कौन ज्यादा? तो इक्वेशन क्या बनेगी? नहीं, अब दोनों को ऊपर नीचे रख के जोड़ दो, जोड़ोगे तो यार T खत्म हो जाएगा, ऐड करके ये आएगा, फिर यार A चाहिए था तो ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा, तो A बराबर कितना आ गया? कितने लोग आ गया यार? क्या बात क्लियर है? अब बस क्या करते थे, जब A आ जाता था तो हम किसी भी एक इक्वेशन में A रख देते थे तो T आएगा। तो यार ये इक्वेशन मुझे लगता है यहां रखना बढ़िया रहेगा, T माइनस,
ये क्या M2G उस तरफ चला जाएगा, ओके M2A, A यहां उठा के रख दिया M2A, और ये वाला M2G उस तरफ चला गया है, और इसको अब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है। कितनों ने सॉल्व कर लिया है, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। मैं यार इसमें M2G और ये M2G कॉमन लाने वाला हूं, ये M2 यार सफिक्स में है, तो यहां क्या बचेगा, M2G बाहर निकल चुका है, तो यहां बचेगा M1 माइनस M2, M1 प्लस M2 बचेगा। यार इस पूरे में से M2G बाहर निकल चुका है, इसमें से M2G बाहर निकलेगा तो केवल और केवल क्या बचेगा, 1। जस्टिफाइड है, देख लो आराम से। अब मैं क्या करने वाला हूं, M1 माइनस M2 में यहां एलसीएम लेने वाला हूं, तो जब भी एलसीएम लिया जाता है तो यहां पर क्या आ जाता है, यार यहां तो नीचे था ही नहीं कुछ, तो आ जाएगा क्या, M2 खत्म, ये कितना बन गया 2M1, तो M2G अपॉन M1 प्लस M2 के साथ क्या आ गया 2M1। तो यार इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2M1 M2 G अपॉन M1 प्लस, यार ये बहुत ही फेमस आंसर है, ये रटा होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम कि इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, सॉल्व करना भी आना चाहिए और रटा भी होना चाहिए, क्योंकि ये फेमस है। एक आध क्वेश्चंस में इसको पुली लिख के, कई बार इसको पुली ना लिख के एटवुड मशीन लिख के संबोधित करते हैं, इसका नाम एटवुड मशीन रखा गया है, पुराने जमाने का कोई नाम है, एक आध क्वेश्चन में कभी कभी लिखा मिल जाता है। तो क्या ये अपने मन से किया जा पा रहा है ना, इसका मतलब लॉज ऑफ मोशन में बस वही है जो मैं शुरू में दिखाया हूं, ज्यादा वाला माइनस कम वाला बराबर है ma, और बराबर है तो A0। वो अगर तुम्हें एक बॉडी के लिए हैंडल करना आता है, तुम चाहे जितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम उसको हैंडल कर सकते हो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स आएगा नहीं, ये भी है। एक लिमिट से ज्यादा जब सॉल्विंग होने लगती है तो फिर वो नहीं पूछा जाता, या तो फेमस पूछा जाता है, भले सॉल्विंग वाला हो तो तुम्हें आंसर रटे होना चाहिए, या तो आसान पूछा जाता है उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या इतनी बात जनता को क्लियर है या कुछ और बोलने की जरूरत है? मैं अभी यार बहुत सारी कनेक्टेड बॉडी दिखा रहा था, उसमें इंटरेक्शन का जरिया धागा था। मुझे बताओ, अगर बॉडी बॉडी एक दूसरे के साथ टच में रखी है, धागा नहीं बंधा है, तब क्या? मुझे बताओ, अगर मैंने इस 10 किलोग्राम के ब्लॉक को 60 न्यूटन से खींचा है, तो A1 कितना, A2 कितना? A1 कितना आएगा और A2 0 आएगा। भाई क्यों, कोई देख के थोड़ी भागेगा यार, कोई कनेक्शन तो होना चाहिए, पीछे वाला रुका रहेगा। तो अब मैं यार थोड़ा क्वेश्चन बदल रहा हूं, 60 न्यूटन मैंने पीछे से लगाया है, अब फोर्स किसको लगाया है, ऐसे धक्के वाला, ये इसको पुशिंग फोर्स कह सकते हैं, ठीक है यार। 60 न्यूटन का ऐसे धक्के वाला, क्या लगता है एक चलेगा या दोनों चलेंगे? अब मजबूरी है यार, अगर इसको चलना है आगे तो ये उसके रास्ते में आएगा, तो ये उसके साथ कांटेक्ट बनाएगा, और कांटेक्ट बनाएगा तो कांटेक्ट फोर्स देगा। नहीं, ये चलने के लिए उससे कांटेक्ट बनाएगा तो कांटेक्ट फोर्स देगा। तो ये साइड वाइज, हम पहली बार साइड वाइज नॉर्मल एक्शन की बात करेंगे। वैसे तो नॉर्मल एक्शन की हम बात करते थे जमीन से। अच्छा बताओ, ये 20 किलोग्राम का ब्लॉक ग्रेविटी के अट्रैक्शन की वजह से जमीन के अंदर घुसना चाहता है, तो एक नॉर्मल एक्शन यहां से मिलता है, नहीं, वो साइड नॉर्मल एक्शन नहीं है, वो तो ग्रेविटी के फोर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए मिला है। क्या यहां भी N2 मिलेगा? मगर मैं इसके अलावा एक और बात कर रहा हूं कि अब ये 20 किलोग्राम वाला राइट जाता है, जाना चाहता है, तो जब भी कोई कहीं जाना चाहता है और उसके रास्ते में कुछ आ रहा है तो वो इंटरेक्ट करता है, तो इसने इंटरेक्शन का जरिया ये N' आगे लगाया है। तो क्या न्यूटन के थर्ड लॉ से अगर इसको N' आगे मिला होगा तो इसको N', क्या ऐसा हो सकता है एक धक्का दे उसको लग जाए, इसको ना लगे? तो अब यहां डिस्कशन का, अच्छा बताओ, ये दोनों में से कौन तेज चलेगा कौन धीमा, या दोनों सेम चलेंगे? या ये तो पक्का है कि जो एक्सेलेरेशन इसका आएगा वही। तो अब डिस्कशन में क्या क्या अननोन नजर आ रहा है?
यार n1 n2 तो पता ही है, n1 20G होगा और n2 10G होगा, तो फिर और क्या बचा? फाइंड a n डैश, a और n डैश। क्या डिस्कशन कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है? सीधे नहीं लिख सकते। एक्सेलरेशन कितना? 2 मीटर। क्या हम इसकी कंबाइंड एफबीडी सोचें तो ये आ जाएगा 60 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, कितना आ गया यार? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब n प्राइम चाहिए, तो इतने अकेले का डिस्कशन करें तो n प्राइम किसको चला रहा है? 10 को। n प्राइम ना होता तो 10, तो n प्राइम किसके बराबर होगा? m इंटू ए, m है 10 और a कितना है? 2, तो ये कितना आ जाएगा? क्या ये सीधे लिखना भी समझ आ रहा है? और अगर एफबीडी से करना पड़े नहीं कर पाओगे यार? इसकी एफबीडी बनाओगे 60 माइनस एन प्राइम बराबर 20 है, और इसकी बनाओगे एन प्राइम माइनस 0 बराबर 10 है। सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। क्या जनता समझ पा रही है? ये 2 ब्लॉक का क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, तो तुम समझ गए होगे यार 3 ब्लॉक का तुम्हारे लिए आने वाला है। ये नोट करना चाहेंगे? 20 10 30, 20 10 kg 30 kg। अच्छा बता, यहां से 60 न्यूटन का पुशिंग फोर्स दिया है, तो तीनों साथ साथ चलेंगे या अलग हो जाएंगे? यानी इसमें भी वही ए आने वाला है, इसमें भी, तो पूरे सिस्टम का ए एक जैसा आने वाला है। कितनी जगह नॉर्मल एक्शन इन्वॉल्व होगा? यार इधर एक एन प्राइम इन्वॉल्व होगा और यहां एक एन डबल प्राइम इन्वॉल्व होगा। भाई 2 जगह टच है ना, तो इस बार क्या क्या अननोन है? ए, बस यही मुझे चाहिए। ये वाला नोट करें और अगला वाला करके दिखाएं। एन प्राइम कितना? नो, एन डबल प्राइम, एन डबल प्राइम पे जरा और विचार करें। ये डायरेक्ट के चक्कर में गलत हुआ है। नहीं, या तो स्टेप फॉलो करें, अगर सही नहीं आ रहा है तो स्टेप भी फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है। डायरेक्ट कर रहे हो ना, तो गलत होना शुरू हो गया। चलो अभी जिनका गलत हो चुका है ना, वो स्टेप करें प्रॉपर एकदम, एक एक ब्लॉक सोचें, एफबीडी बनाएं, सब भूल जाएं। तुम्हें बस इतना पता है एक एक ब्लॉक, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या गलती हुई है। यार मैंने यहां पर एन प्राइम माना है और यहां मैंने क्या माना है? एन डबल प्राइम। ठीक है,
तुम चाहो तो अलग अलग एफबीडी बना के आंसर निकाल सकते हो, कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। बताओ अच्छा 20 किलोग्राम में कौन से दो फोर्स हैं? 60 आगे n डबल डैश पीछे, तो इक्वेशन बनेगी 60 माइनस n डबल डैश बराबर 20। चलो एक बन गया। बताओ 10 किलोग्राम में कौन से फोर्स हैं? n डबल प्राइम आगे n प्राइम आगे, कौन ज्यादा होगा? n डबल प्राइम ज्यादा होगा क्योंकि एक्सेलेरेशन आगे है ना। तो n डबल प्राइम माइनस n प्राइम बराबर क्या? 10a। इसमें क्या बनेगा? n डैश माइनस 0 बराबर 30a। क्या मैं सीधे लिख रहा हूं? अब बीडी मैंने भी नहीं बनाई लेकिन मैं यहां पे दिखा रहा हूं, क्या ये नहीं लिख सकते? तीनों को ऐड करो, 60 बराबर 60 है, तो a कितना आ गया यार? 1। कितने लोगों का a1 आ गया यार? a1 आ गया। अब बता यार यहां n प्राइम कितना आएगा? 30 इंटू 1 मतलब कितना? 30 न्यूटन। और n डबल प्राइम क्या आएगा? 60 माइनस n डबल प्राइम बराबर 20 इंटू 1, तो n डबल प्राइम कितना आ रहा है? 40 न्यूटन। ये तो हो गया यार मेथड से, प्रॉपर मेथड लगाया लेकिन थोड़ा जल्दी लगाया मैंने। बीडी मेरे ख्याल से अभी समझ में आ गई है, थोड़ा जल्दी लगाया है। क्या ये भी करके निकालोगे तो भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा? गलत निकालने की क्या जरूरत है? अब अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूं तो यार डायरेक्ट बड़ा आसान है यार। पूरा सिस्टम में बाहर की दुनिया से क्या मिला है? 60, और पूरा मास कितना है? 60, तो एक्सेलरेशन तो 1 आना ही आना है। मुझे बताओ अगर ये n प्राइम ना होता तो 30 वाला ना चलता, नहीं तो n प्राइम कितना होगा? 30 इंटू कितने से चल रहा है? 1 से, 30 न्यूटन आ गया। अच्छा n डबल प्राइम ना होता तो ये दोनों ना चलते। इधर ध्यान दे जरा, n डबल प्राइम ना होता तो ये दोनों ना चलते। अब समस्या क्या है? तुम्हें 10 दिख रहा है बस, क्या n डबल प्राइम 10 अकेले को चला रहा है? n डबल प्राइम 10 और सारे भी नहीं चला रहा है। हाँ 40 चला रहा है। अच्छा 40 चला रहा है, तो n डबल प्राइम क्या आएगा? 40 इंटू 1 मतलब कितना? 40 न्यूटन। अगर तुम डायरेक्ट कर रहे हो तो बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा यार, है ना। अगर बहुत धार वाली तलवार है तो उसके लिए तुम्हें एक्सपर्ट होना पड़ेगा, वरना फिर कमजोर तलवार से खेलो, कम से कम चोट तो नहीं लगेगी। लकड़ी की इतनी भी कमजोर नहीं यार, तुम ट्रेंड कैसे हो गया यार? हाँ भाई आखिर डॉक्टर बनना है तो वहां भी हथियार चलाने पड़ेंगे। तुम लकड़ी के हथियार से यूज करोगे तो ऑपरेशन तो नहीं कर पाओगे, किसी किडनी भले निकाल दो। हाँ भाई धार वाली तलवार से, बिना धार वाली तलवार से, 2 तलवारों से हमने आंसर निकाला है। ठीक है यार, तुम्हें अब खुद तय करना है कि तुम कटप्पा हो या अभी सीख रहे हो। कटप्पा सीखा हुआ था ना यार तलवार। कंस्ट्रेंट के क्वेश्चंस नीट में नहीं आ रहे हैं तो हम लोग उतनी ही बात करेंगे जो फैशन में चल रहा है। अभी हम लोग आते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स पे। फिर अब तक की कहानी बस इसी के आसपास घूम रही थी, ज्यादा वाला माइनस कम वाला m है और बराबर है तो एक्सेलरेशन 0। अभी कहानी में थोड़ा सा अंतर आने वाला है, हम लोग कंपोनेंट ऑफ फोर्स की बातें करने वाले हैं। खैर यहाँ बातें करने से पहले मैं एक बार ये बात समझा चुका हूं कि किसी बॉडी में अगर एक से ज्यादा फोर्स लगे हैं, ऐसे F1 F2 F3 ऐसे बहुत सारे फोर्सेस लगे हैं, तो क्या उन सब का एक नेट आता है? नहीं। क्या इस बॉडी में अगर 3 फोर्सेस लगे हैं तो हम F1 ड्रॉ करें, फिर F2 ड्रॉ करें, फिर F3 ड्रॉ करें, और सारे ड्रॉ करने के बाद पहले टेल से लास्ट के हेड को मिलाने वाला ये जो आता है, ये सबका क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर इस बॉडी में m का मास है और कोई पूछे इसका एक्सेलरेशन कितना है,
तो मैं इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालूंगा अपॉन m लिखूंगा, या वेक्टर में लिखना हो तो रिजल्टेंट वेक्टर अपॉन मास, ये क्या होगा उसका एक्सेलेरेशन a वेक्टर। और अगर कोई एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड कह रहा है तो तुम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालोगे डिवाइड बाई मास करोगे। क्या ये बात कभी ना कभी पढ़ी है, पढ़ी कि नहीं? जैसे मैं कह दूं यार एक बॉडी पे एक दो फोर्सेस हैं F और F 60 डिग्री पे, कोई पूछे बताओ इसका एक्सेलेरेशन कितना आएगा, तो मैंने यार ये डिस्कशन वेक्टर में बताया था कि जब भी दो फोर्स थीटा डिग्री पे हों, तो बता यार अगर दो फोर्स F1 और F2 थीटा डिग्री पे हों, F1 और F2 थीटा डिग्री पे हों, तो F नेट कितना होता है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो एक्सेलेरेशन क्या आएगा, F नेट अपॉन m। क्या ये समझ पा रहे? लेकिन यार ये स्केलर आंसर है या वेक्टर आंसर है? यार ये आंसर स्केलर है, क्योंकि F नेट का स्केलर आंसर है। अगर इसको वेक्टर बनाना पड़े तो बहुत मेहनत करना पड़ती थी, याद है यार? हम F1 को समथिंग i में लिखेंगे, समथिंग j में लिखेंगे, फिर F2 को समथिंग i समथिंग j में लिखेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर भी समथिंग i समथिंग j में आएगा। तो फिर a वेक्टर कैसे लिखेंगे, a वेक्टर कैसे लिखेंगे, r वेक्टर अपॉन m। यार ये अप्रोच है वेक्टर अप्रोच, इससे वेक्टर आंसर आता है। हाँ, वेक्टर आंसर आने के बाद तुम उसका मॉड ले सकते हो तो मैग्नीट्यूड आंसर आ जाएगा, और ये तरीका है डायरेक्ट। लेकिन क्या डायरेक्ट वाला तरीका, ये जो डायरेक्ट वाला तरीका है, ये तभी तक काम चल कर सकता है जब तक दो फोर्स लगे हो, दो से ज्यादा होंगे तो ये तरीका काम, और जब दो से ज्यादा होंगे तो फिर यही तरीका काम करेगा। ये तरीका कुछ नहीं यार, चीजों को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रिजॉल्व करने वाली बातें हैं, है ना? ये रिजॉल्व करने वाली बातें हम लोगों ने कभी पढ़ी हैं? मुझे बताओ, किसी एक बॉडी पे अगर दो लोग 90 डिग्री पे फोर्स लगाएं, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग, आए जरा। मैं ऊपर लगाऊंगा, तुम्हें राइट खींचना है इसको, देखो क्या होता है। अरे जैसे भी, तुम कहां चला रहे हो? ये मेरी तरफ चला रहा है भाई, तुम्हें उधर खींचना है भाई, उधर खड़े हो जाओ, उधर खड़े हो। हाँ, मैं ऊपर खींचूंगा, तुम्हें राइट खींचना है। देखो क्या हो रहा है, ये बीच में कहीं जा रहा है नहीं। इसका मतलब फोर्स एक नियम का पालन करता है। नियम क्या है? पहला ऐसे ड्रॉ करो, दूसरा उसके हेड पे ड्रॉ करो, तो पहले के टेल से आखिरी के हेड वाला जो रिजल्टेंट आएगा वो ये होता है। ये रिजल्टेंट का नियम है, और वो बात मैं एक्सपेरिमेंटली दिखा रहा हूं कि अगर ये इधर खींच रहा था, मैं इधर ऊपर खींच रहा था, तो नेट में बॉडी बीच में गई। ये रिजल्टेंट का नियम है। यानी हम कभी भी चाहें तो F1 F2 दो लगाएं 90 डिग्री पे, या दोनों को हटा के F1 और F2 की छुट्टी करके हम एक लगा दें, तो वही असर होगा। मतलब दो ना लगा के एक जने इधर फोर्स दे देता सुटेबल, तो भी तो बॉडी वहीं जाती और उतना ही एक्सेलेरेशन से करती। तो वो सुटेबल फोर्स कितना है वो ज्योमेट्री से निकाला जा सकता है। यानी अगर ये कुछ 8 है तो यहां 8 ड्रॉ करो, ये कुछ 6 है तो यहां 6 ड्रॉ करो, तो फिर ये ड्रॉ करके कितना आता है वो उसका रिजल्टेंट फोर्स होता है, और फोर्स आ गया तो एक्सेलेरेशन निकाला जा सकता है। ये मैं दो के लिए बता रहा हूं, ये मैं कितनों के लिए भी बता रहा हूं नहीं। तो जो रिजल्टेंट होता है वो इन सब का नेट कहलाता है। तो फिर ये सब उसके क्या है? कंपोनेंट। इन दो का ये क्या है? नेट। तो ये दोनों उसके क्या है? कंपोनेंट। इनको हम बहुत सारे कंपोनेंट में देख रहे हैं, इसको हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में देख रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों आपस में किसमें है? 90 डिग्री पे। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाना हमने कभी वेक्टर में सीखा है। कैसे करते थे? अगर मुझे कोई एफ पता है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे, तो उसका एक एफ एक्स आएगा एंगल से लगा हुआ, और एक एफ वाई आएगा एंगल से दूर वाला। एंगल से लगा हुआ किस में आता है? कॉस में। दूर वाला किस में आता है? साइन में।
तो ये एक तरीका है कि तुम इसकी छुट्टी करके 2 लगा सकते हो, या 2 पता हो तो 1 भी निकाल सकते हो। क्या करके? अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। क्या ये बातें हम लोगों ने कभी वेक्टर में पढ़ी हैं? और यहां क्या करना है, जरूरत पड़ने पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं ये याद दिला रहा हूं, ये मुझे दोबारा सिखाना नहीं है यार। बार बार क्या सिखाएंगे? एक बार में सीखना हो तो सीख जाओगे, बार बार में जब जरूरत पड़ेगी तो सीखोगे। मैं यहां पर 100 न्यूटन का फोर्स दिखा रहा हूं, टेढ़ा, कितने डिग्री पे? 37 डिग्री पे मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है, 37 डिग्री पे। क्या लगता है ये बॉडी सीधी चलेगी या टेढ़ी चलेगी? ऐसे ऐसे जाएगी हवा में, हाँ? तो हाँ, ऐसे ऐसे टेढ़ा फोर्स लगाया। तो ऐसा है कि हम इतनी जल्दी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। हमें क्या करना चाहिए यार, इस टेढ़े फोर्स की छुट्टी करके इसके कंपोनेंट बना लेना चाहिए। कैसे कंपोनेंट बनाओगे? क्या यार ये 10 किलोग्राम की बॉडी में 10 जी का फोर्स नीचे है, 10 जी बोले तो 100 लिखते जाओ यार। 100 किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। क्या ये जो 100 न्यूटन का टेढ़ा फोर्स था उसकी जगह मैंने 100 cos 37 एंगल से लगा हुआ लगा दिया और 100 sin 37 ऊपर लगा दिया। इसकी छुट्टी अब कर सकते हैं कि नहीं? भाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने का यही तरीका होता था। cos 37 की वैल्यू बताएं कितनी होती है? ये 80 आ गया और ये 60 आ गया। अब जरा देखो, इस बॉडी में 80 आगे है तो AX आएगा कि नहीं? क्या आएगा? ये कॉज डायग्राम बनाया था, मैं इफेक्ट की बात कर रहा हूं। इफेक्ट में AX आएगा कि नहीं? यार X में नेट फोर्स है तो AX जरूर आएगा। Y में 60 ऊपर है, 100 नीचे है, तो ये नीचे जाएगा या ऊपर? नीचे जाना चाहता है। क्या चला जाएगा? अरे जमीन फाड़ के घुस जाएगा क्या यार? नहीं ना यार। तो ये नीचे जाना, क्योंकि 100 नीचे है 60 ऊपर है, तो जाना तो नीचे चाहता है, मगर वो जमीन के साथ टच बनाएगा तो जमीन उसको क्या देगी? नॉर्मल एक्शन। कितना नॉर्मल एक्शन देगी? इतना देगी जिससे वो जमीन के अंदर ना जाए। यानी वर्टिकल में एक्सेलेरेशन जो AY आना है वो हम पहले ही बता सकते हैं। क्या आएगा? 0 आएगा। अरे जमीन फाड़ के अंदर चला जाएगा क्या यार? जाना चाहता है, चलो उसकी विश के हिसाब से एरो यहां बना देते हैं और बाद में लिख देते हैं 0। विश उसकी है अंदर जाने की, जमीन फट जाए तो अंदर नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। क्या बात समझ रहा है? अब मुझे बताओ, इस हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से AX आएगा और वर्टिकल में AY क्या हो चुका है? 0। तो बस अब हम AX निकालेंगे। क्या बिना कंपोनेंट के ये बातें हम कर पाते? तो कंपोनेंट इसीलिए पढ़ा था हम लोगों ने यार। अब AX बड़े आराम से लिखा जा सकता है, F नेट बराबर MA X के अलोंग, ये सब कुछ X के अलोंग करते हैं यार। 80 आगे पीछे कुछ नहीं, बराबर क्या? 10AX। तो AX कितना आएगा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वर्टिकल में अगर तुम्हें n का आंसर चाहिए तो ये भी एक डिस्कशन है। सारे वर्टिकल ऊपर जो है Fy अप और Fy डाउन बराबर करोगे कि नहीं? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। नीचे कितना है? 100। तो नॉर्मल का आंसर कितना आएगा? यार ये भी बड़ा समझने वाली बात है कि नॉर्मल एक्शन हमेशा mg नहीं होता। क्या mg आया है? यार mg तो तब आता जब कोई और ऊपर ना होता, क्योंकि यहां पर 60 ऑलरेडी लगा है तो n आराम करेगा, नॉर्मल अब उतना ज्यादा नहीं लगेगा। क्या ये बातें हम केवल और केवल कंपोनेंट से समझ सकते हैं? क्या जनता समझ पा रही है? तो एज ऑलवेज मैंने आसान काम अपने लिए चुन लिया है और ये क्वेश्चन तुम्हें समझा दिया है। बगल में लिखा है, बगल वाला क्वेश्चन तुम्हें करना है। मैं हमेशा अपने लिए आसान काम चुनता हूं। हाँ, एंगल वही 37 और क्या 37 डिग्री का एंगल है। बाकी वैल्यूज थोड़ा मुश्किल होती हैं। मैं तुम्हें बता देता हूँ, cos 37 कितना होता है? 4/5। sin 37 कितना होता है? 3/5। तो थोड़ा मुश्किल है, ये पहले नोट कर लो भाई, कोई जल्दी नहीं है यार। सीखना है तो सब कुछ सारे स्टेप दिमाग में होना चाहिए। पहले ये नोट कर लो, फिर अगला करना है। जल्दी क्या? टिकट करा रखा है घर जाने का? कहाँ जाना है? बस तो पैदल चले जाना, कोई दिक्कत ही नहीं है, रात तक पहुंच जाओगे।
यहाँ तो ऐसे कह रहा था जैसे बगल वाले रॉयल्स बॉयज हॉस्टल में जाना। जो मना है करो, पहले करो फिर दिखाओ। ये AX है या FX है? पूरा करो यार। अब मेरा क्वेश्चन है AX AY लाना है। जैसे इसमें AX लाए थे तुम, इसमें भी तुम्हें AX AY तय करना है। AX कितना, AY कितना। चलो यार मैं यहाँ FBD बना रहा हूं। इस 400 की छुट्टी करके यहाँ 400 cos 37 लिखोगे तो ये सॉल्व करके 320 आ रहा है और ये सॉल्व करके 240 आ रहा है। चलो इतना तो कहां तक पहुंचे? कुछ करो यार, कुछ फैसले लो यार। फिजिक्स इज ऑल अबाउट कि तुम अपने मन से फैसले लेते हो कि नहीं लेते हो। लेते जाओगे तो कुछ दिन में फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी। और अगर तुम ये सोचो कि हम फैसले लेंगे, गलत हो गया तो मेरा रजिस्टर फट जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। गलत कर दोगे तो क्या यहाँ से तूफान की ज्वालाएं उठेंगी क्या यार जमीन से? क्या होगा ज्यादा ज्यादा, क्या होगा ज्यादा ज्यादा? कुछ नहीं होगा यार। हाँ बस यही है। तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं पेन चलाते हो। ठीक, क्या इसके अलावा भी फोर्सेस हैं कि नहीं हैं? कौन कौन से फोर्स हैं? नीचे mg है और तो यार एक हॉरिजॉन्टल डिस्कशन करना है हमको और एक वर्टिकल। तो चलो मैं हॉरिजॉन्टल पहले ही बता देता हूं। क्या 320 आगे पीछे कुछ नहीं बराबर ma। तो यार ये AX आएगा, कितना आ गया भाई? 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने लोगों ने कर लिया है? AX तो मतलब करना ही चाहिए था। अगर यार बताओ यार Y में 100 नीचे है और 240 ऊपर है तो ये कहां जाना चाहता है? ऊपर। तो नॉर्मल एक्शन। क्या बताओ ये ऊपर जाना चाहता है और ऊपर जाने वाले को कौन रोक सकता है? एक बताओ, कोई नीचे जाना चाहता है तो जमीन उसको रोक लेगी, कोई ऊपर उठना चाहता है तो जमीन पकड़ के बुलाएगी भैया मत जाओ। ऐसा होता है क्या भाई? वो ग्रेविटी का फोर्स लगा रही है, वो वीक पड़ रहा है, इतने बुलाने से वो रुक नहीं रही है। तो अब ये ऊपर जाना चाह रही है, अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है? और ये बैलेंस हो भी नहीं सकता है। तो इस बार पहली बार AY भी आएगा। क्या AY नहीं आएगा? जब ऊपर 240 है नीचे 100 है तो इक्वेशन में क्या लिखोगे? 240 माइनस 100 बराबर 10A और इसका नाम AY। 140 बराबर 10AY। तो AY कितना आ गया भाई? 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई जमीन नीचे जाने से रोक सकती है, ऊपर जाने से थोड़ी रोक सकती है। इसका मतलब ये पहली बार हवा में उठेगी। AX भी आएगा और AY भी। अगर इसका वेक्टर आंसर लिखना हो तो तुम पता है क्या लिखोगे? 32I 14J। क्या समझ पा रहे यार? क्या ये बात समझ में आ गई है यार? हॉरिजॉन्टल में भी पहली बार दोनों। अच्छा, जब भी कभी कोई क्वेश्चन वेक्टर में दिया जाता है, वेक्टर में, तो उसका कुछ ना कुछ फीलिंग होता होगा, मगर हमें उस समय दिमाग लगाना नहीं पड़ता है क्योंकि यहां सब कुछ खुद से सोचना था तो दिमाग लगाना पड़ा है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को पेश कर रहा हूं एक और तरीके से। मैं यहां लिख रहा हूं F1 वेक्टर बराबर 320I प्लस 240J, ये एजेंट का फोर्स है। और मैं कह रहा हूं F2 वेक्टर बराबर 0I माइनस 100J, ये किसका फोर्स है? ग्रेविटी का। यही तो था यार, 320 आगे 240 ऊपर, ये था एजेंट का, और माइनस 100J किसका था?
और कोई तुमसे पूछे एक्सेलेरेशन बताओ, ए वेक्टर बताओ, तो तुम फीलिंग थोड़ी लाओगे। क्यों? क्योंकि मैथ्स में फीलिंग नहीं लाना पड़ती है, फिजिक्स में फीलिंग लाना। ये क्वेश्चन सिचुएशन दी थी तब तुम्हें सब कुछ सोचना पड़ा है, लेकिन यहां तुम बस मेथड लगाओगे। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है एफ नेट वेक्टर अपॉन एम, यही होता है एक्सेलेरेशन की नहीं। तो बस तुम सीधे इन दोनों को जोड़ोगे तो बता रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा, दोनों को जोड़ के आई वेक्टर वो आएगा 320 आई प्लस 140 जे आएगा। और फिर ए वेक्टर क्या आएगा, तो 320 आई 140 जे में से क्या डिवाइड कर दोगे 10, तो ये कितना आ जाएगा 32 आई प्लस 14 जे। मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी कोई वेक्टर क्वेश्चन होता है ऐसे, तो उसको ऐसे हैंडल करते हैं, उस समय हम फीलिंग दिमाग में नहीं लाते। लेकिन जब भी कोई सिचुएशनल क्वेश्चन होता है तो तुम्हें सब कुछ शुरू से आखिरी तक सोचना पड़ता है। तो कौन सा आसान है, नीचे वाला या ऊपर वाला क्वेश्चन आसान है? अगर ऐसे पेश किया जाए तो आसान है, तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है। ऐसे पेश किया जाएगा तो तुम्हें शुरू से आखिरी तक सोचना पड़ता है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तब एफबीडी बनाना जरूरी हो जाता है। तो कैसे भी पेश करे कर लोगे कि नहीं? अच्छा, अब ये ए वेक्टर आ गया, कल को कोई कहे इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर करके मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में कुछ और सिचुएशंस के साथ। अभी लॉज ऑफ मोशन चलेगा यार 2-4 क्लास। क्यों? क्योंकि लॉज ऑफ मोशन तो सब खत्म हो गए हैं, सारे लॉज मैंने समझा दी, लेकिन एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है और ये पूरे फिजिक्स का बेस बनाता है। ये क्लियर है तो